सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं पीजीबीपी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज स्टूडेंट। इनके चाहिए आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस। तो आज वो प्रैक्टिस आपकी क्लास में इतनी हो जाने वाली है ना कि उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। सो ओपन योर बुक स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखिए क्या कहता है। मिस्टर एक्स, अ प्रोप्राइटर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। उसने आपको ये पर्टिकुलर्स प्रोवाइड करे हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दे दिया प्लांट एंड मशीनरी का 1 अप्रैल 2022 का, दैट इज जो 31 मार्च 2022 को WDV थी, कितनी 30 लैक्स। फिर न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज एंड पुट टू यूज ऑन 8 जून। अब बात आती है ऐसे क्वेश्चन में करोगे आप एक लाइन पे इसको मार्क करते रहो कि ठीक है हमारे पास 1 अप्रैल 22 को कितनी वैल्यू है 30 लाख रुपए की, 30 लैक्स की। फिर हमने 8 जून 2022 को एक न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली, कितने की करी है 20 लैक्स की, ठीक है। देन व्हाट हैपन इज कि एक नई प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर एंड पुट टू यूज। वी नो कि उसको पुट टू यूज करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी क्या है उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा, है ना। अच्छा, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 15 दिसंबर 2022 को 8 लाख रुपीज़ की। नाउ वी नो कि भाई ये लेस देन 180 डेज के लिए यूज़ है, ठीक है। फिर आता है कंप्यूटर एक्वायर किया है 2 जनवरी को, कितने का करा है 3 लाख रुपीज़ का। कहाँ के लिए करा है, इंपॉर्टेंट, ऑफिस प्रीमाइजेस के लिए। नाउ व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट कि कहाँ के लिए करा है, क्योंकि स्टूडेंट इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड वी नो कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात आ रही है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आएगा, है ना। चलिए देखते हैं अब क्या पूछा है उसने। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप पीजीबीपी का क्वेश्चन करोगे या कोई भी क्वेश्चन करोगे, देखो फ़र्क नहीं पड़ता मैं प्रीवियस ईयर 22-23 कह रही हूँ या मैं असेसमेंट ईयर 23-24 कह रही हूँ, बोथ आर द सेम थिंग, बट वाइल यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन इट विल अफेक्ट। कैसे, जिस लैंग्वेज में पूछा है उसी लैंग्वेज में हम सब आंसर्स देंगे, ठीक है। असेसमेंट ईयर पूछा है ना तो हम असेसमेंट ईयर बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे ऊपर लिखिए कंप्यूटेशन, ट्वीट इट आउट। कंप्यूटेशन क्या कहा उसने कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन बताना है, तो उसी लैंग्वेज में कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, फिर बात आती है कौन से ईयर का, तो फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। ध्यान रखना अगर क्वेश्चन असेसमेंट ईयर का पूछा है तो आप असेसमेंट ईयर लिखो, अदरवाइज प्रीवियस ईयर लिखो। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपनी वही बात रही पर्टिकुलर्स एंड यहाँ पर अब उसने कितनी टाइप की असेट्स दी है, 2 टाइप की असेट दी है। एक तो क्या दिया है प्लांट एंड मशीनरी, यानी हमारे पास 2 तरीके की डेप्रिसिएशन रेट्स आने वाले हैं। प्लांट एंड मशीनरी कितना रेट लगेगा 15%। कंप्यूटर पे कितना रेट लगता है जल्दी बताओ मुझे। येस, वेरी गुड, दैट इज 40%, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे पर्टिकुलर्स, ओके। अच्छा, सबसे पहले निकालेंगे स्टूडेंट्स हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन विद द नॉर्मल डेप्रिसिएशन, क्योंकि एडिशनल है ना, वो तो एक्स्ट्रा है, तो पहले जो नॉर्मल मिलना है वो लिखते हैं, जो सबको मिलना है, ठीक है। अच्छा, क्या कंप्यूटर को मिलेगा जो कि ऑफिस में काम आ रहा है, नहीं ना, तो पहले स्टार्ट करो नॉर्मल डेप्रिसिएशन से, तो सबको मिलेगा। येस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात आ गई कि कितना मिलेगा, तो 15% की वैल्यू लगेगी, कितनी वैल्यू पे लगेगी या 15%, तो 15% स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओपनिंग WDV पे, ठीक है, 30 लाख पे। सेकेंड यहाँ पर बात आई जो उसने 8 जून को मशीनरी परचेज करी, अब वो मोर देन 180 डेज है, तो डैट मीन्स 20 लाख पर भी उसका कितना लग जाएगा 15%, क्लियर, ठीक है। अगर लेस देन 180 होती तो 7.5%, 15 का 50%। येस, इट्स नॉट अकाउंट जो आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करोगे, यहाँ आपको देखना है 180 की बाइफिकेशंस, ठीक है। तो पहला तो किस पे लग गया स्टूडेंट्स, आप लिख भी सकते हो इस तरीके से कि भाई ओपनिंग WDV है, कितना लगा 15%, यानी कितनी वैल्यू थी उसकी 30 लाख, 30 लाख का 15%, क्लियर, ग्रेट स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे बात आ गई कितना आ गया ये 4,50,000। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है उसने न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, लिख दो न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज यूज्ड फॉर, लिख देंगे स्टूडेंट कि वो हमने यूज़ करी है 180 डेज और मोर वाली कैटेगरी के लिए, तो यानी अगेन 15% पूरा, वैल्यू कितनी थी 20 लाख। अब मैं वो पूरा पूरा लिख नहीं रही, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको मैं लाइन्स बता रही हूँ।
50%, हाउ मच इट कम्स 3 लाख रुपीज़। नेक्स्ट उसने बोला था कि उसने क्या किया, उसने एक नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी थी। कौन सी डेट को परचेज करी थी आइए देखते हैं। तो इट हैज़ बीन परचेज ऑन 15 दिसंबर 2022। इट मीन्स फॉर लेस देन 180 डेज। 180 या ज़्यादा तो पूरा डेप्रिसिएशन, 180 से कम तो फिर 0.5%, ठीक है, दैट इज 7.5। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ लिख दीजिए कितने पे उसने करा है, 8 लाख रुपीज़ पे। डेट लिख दोगे, न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज ऑन 2 जनवरी पूरा करके, यस पूरी डेट लिखोगे, उसकी जो भी डेट बन रही है एक बार डेट चेक कर लेना। उसके बाद लेस देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज तो कितना हो गया, 8 लाख पे 15% पे 50%, दैट इज उसका 7.5%। कैसे बन गया, समझ गए ये बात, किस तरीके से आया स्टूडेंट्स ये, कि यहाँ पर वैल्यू आई ना 8 लाख रुपीज़, तो 8 लाख 15 दिसंबर को उसने किया, प्लांट एंड मशीनरी है, सो इट इज़ 15%, उसका 50%, 7.5%। ओके, सो लेट मी टेक माई कैलकुलेटर। चलो देखो फटाफट, 8 लाख पर, हेयर इज माई कैलकुलेटर, प्लीज़ जल्दी से निकाल लीजिए। 7.5%, 60,000 डन। अच्छा, अब सिर्फ एक रह गया, वो है कंप्यूटर। उसने कंप्यूटर किस डेट को परचेज़ किया, उसने जनवरी में परचेज़ किया, अगेन स्टूडेंट्स यानी लेस देन 180 डेज़ के लिए है उसके पास, ठीक है। तो कितना लगेगा, अब मैंने आपको क्या बोला, कंप्यूटर का डिप्रिसिएशन रेट कितना होता है 40%, उसको कितना लगेगा 40% का 50%, दैट इज 20%। रीज़न अगेन लेस देन 180 डेज, तो 3 लाख पे 20% लगाइए स्टूडेंट्स। 3 लाख पे 20% मतलब कि 60,000, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया, कोई डाउट, कोई क्वेरी, ग्रेट। तो यहाँ पे इसका टोटल कर लो, कितना टोटल हो गया, 7,50,000 प्लस 60,000, दैट इज 8,10,000। अच्छा, कंप्यूटर का कितना आ गया 60,000। अब बारी आती है एडिशनल डेप्रिसिएशन की, है इट इज़ द केस ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन। लगाइए एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन, अच्छा बुक में ना बहुत सारे नोट्स लिखे हुए हैं, मैम सारे नोट्स हमें लिखने होते हैं क्या, नहीं, बस अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो आप अपने अभी तक में कुछ ऐसा नहीं है जो हमने क्वेश्चन के थ्रू ना समझाया हो, हमने उसको क्लियरली बोल दिया भाई ये लेस देन 180 एंड ऑल, अगर ऐसा कुछ आएगा जो हम क्वेश्चन के थ्रू नहीं समझा पाएंगे तो नोट्स में डालेंगे। जैसे कि एडिशनल डेप्रिसिएशन के केस में हम कंप्यूटर पे क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस, वो हम नोट्स में लिखेंगे, क्लियर। तो बुक में बहुत नोट्स लिखे होते हैं, इट इज़ फॉर द पर्पज़ कि जब आप खुद भी पढ़ रहे हो आपको समझ आए, आपको सारा नहीं लिखना, वो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। पूरे नोट्स बनाने लग गए जितने बुक में है, वो आपको एक्सप्लेनेटरी मैनर है, उतना आप फिर पेपर अटेम्प्ट कैसे करोगे, ठीक है ना। चलो एडिशनल डेप्रिसिएशन, पहला तो किस पे लगाएंगे स्टूडेंट्स हम, मैम ओपनिंग WD, ओपनिंग पे लगता है, नहीं ना, किस पे लगता है, जो प्लांट एंड मशीनरी उस साल में परचेज करी हो उस पे लगता है, यस। तो लिखो 20 लाख वाली परचेज करी थी, कितना लगेगा, 20% का होता है डेप्रिसिएशन चाहे कोई भी कैटेगरी हो, यस। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 लाख। नेक्स्ट उसने कितने की करी है स्टूडेंट्स यहाँ पर, 8 लाख की। 8 लाख पे कितना लगेगा, बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज, आप पूरा लिखोगे कि ये प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड फॉर 180 डेज और मोर, यूज्ड फॉर लेस देन 180, पूरा लिखोगे, मैं पूरा लिख नहीं रही यहाँ पर, ठीक है, उसको कंप्लीट लिखोगे कि ऐसे करके न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है। अब 8 लाख का 20% का 50%, दैट इज 80,000, ठीक है। नेक्स्ट अब बात आती है, अब यहाँ पे 20 का 50 लिया ना, तो ये नोट्स में डाल दो कि भाई जो बैलेंस 50% है वो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर 24-25 में वो क्लेम कर सकता है, ये नोट्स आएंगे, ठीक है। हाँ बस इतना लिख देना, ठीक है। कंप्यूटर का लिख दीजिए क्योंकि भाई वो कंप्यूटर जो है ऑफिस प्रीमाइसेस में यूज़ हुआ है तो नहीं करेंगे यहाँ। कितना आ गया, दिस इज 4,80,000, यहाँ नील, ओके। दिस इज दैट क्वेश्चन। और आप क्या कर सकते हो, नीचे लिख सकते हो, सो टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन। अब इसका तरीका देखो, इसको ए नाम दे दो, इसको बी दे दो, सो ए प्लस बी कितना हो गया, 8,10,000 प्लस 480 दैट इज 12,90,000 एंड 60,000, बट एडिशनल तो कुछ है ही नहीं तो 60,000, क्लियर। चलो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। इलिस्ट्रेशन 1 में अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इतना सब कुछ जैसा इसमें लिखा है ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जैसे मैंने बताया बस उसी तरीके से पेपर में अटेम्प्ट करना है।
देखो यहाँ पे जो दे रहे हैं दे आर द एक्सप्लेनेटरी नोट्स, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपको वो एक्सप्लेन कर रहा है। यस, चलिए ग्रेट। अब आ जाइए एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर। एक कार है जो कि परचेज करी है डॉक्टर सोमन ने 10 अगस्त 2019 को, ओके, फॉर द 5,25,000 फॉर पर्सनल यूज, इज ब्रॉट इनटू प्रोफेशनल यूज ऑन 1 जुलाई 2022। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग मैम ये एक्चुअली केस पता कौन सा है? कौन सा स्टूडेंट? कि मैम उसने अपनी कैपिटल असेट को SIT या फिर वो अपनी कैपिटल असेट को अपने प्रोफेशन में लेकर आ रहा है। स्टूडेंट्स पहले मुझे एक बात बताओ, क्या कार एक कैपिटल असेट होती है क्या? बताइए जल्दी से, इस कार इज अ कैपिटल असेट, येस और नो? अब देखिए स्टूडेंट्स, कार के केस में क्या रहता है, क्योंकि ये पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ हो रही थी तो भाई ये कैपिटल असेट नहीं थी। हाँ, बिजनेस के लिए हो रही होती तो बात अलग है। सो टिल दैट डेट कब तक वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ हुई है? इट इज़ यूज फॉर द पर्सनल पर्पस। उसने खरीदी है 10 अगस्त 2019 को 1 जुलाई 2022 तक, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट आता है, मैम आपने वो एक सेक्शन बताया था ना 43 में, क्या नोशनल डिप्रिसिएशन देना अगर जो है, अब कोई उसकी पर्सनल जो उसका कुछ पर्सनल असेट था और अब वो जो है उसके बिजनेस में आ रहा है। स्टूडेंट्स मैंने बताया तो था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के केस के लिए था। सो ये बिल्डिंग नहीं है, इट इज़ अ कार, तो यहाँ पे कोई नोशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। यहाँ पे हम करेंगे क्या, ध्यान से मेरी बात सुनना। उसने कार परचेज करी थी 5,25,000 की, ठीक है। मार्केट वैल्यू कुछ भी हो वो रेलिवेंट नहीं होती। क्या करते हैं हम ऐसे केसेस में, जो उसने खरीदी थी 5,25,000 की खरीदी थी, नोशनल डेप्रिसिएशन होगा नहीं, तो 5,25,000 पे क्योंकि अब वो असेट बिजनेस में आ रही है, अब से हम उसको डेप्रिसिएशन देना शुरू कर देंगे। एंड एज इट हैज़ कम इन टू बिजनेस इन जुलाई, इट मीन्स 180 डेज और मोर, तो पूरा डेप्रिसिएशन 15%। क्लियर? ग्रेट स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है, इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिख दीजिए कि नोशनल डेप्रिसिएशन नहीं देना, द रीज़न बीइंग वो सिर्फ बिल्डिंग पर देते हैं। आप एक लाइन लिख दो, सेक्शन 43 कॉस्ट निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब बात आती है यहाँ पर कि मैम अगर हम ये भी ना बताएं, उसने क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दिया है, नहीं, अगर आप मार्केट वैल्यू का जिक्र ही नहीं कर रहे, आप बता ही नहीं रहे कि इट इज़ नॉट रेलिवेंट, तो एग्जामिनर को लगेगा आपने वो पॉइंट स्किप कर दिया और वो मार्क्स स्किप कर देगा, ठीक है। सो डोंट डू दिस मिस्टेक, ओके स्टूडेंट्स। आई नो माई स्टूडेंट्स आर सो स्मार्ट, तो वो ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे। चलिए आ जाइए अब एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर। यस, PGBP के एक बार सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 3। A newly qualified chartered accountant, Mr. Dhaval, commenced practice and has acquired the following assets in his office during financial year 22-23, ठीक है, at the cost shown against each item। आपको निकालना है डेप्रिसिएशन, जो कि वो क्लेम कर सकता है अपनी प्रोफेशनल इनकम से। अज्यूम करना कि सारी असेट्स अकाउंट पे चेक से परचेज हुई हैं, ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उसने कुछ कैश पेमेंट कर दी कि हम उसको मानेंगे नहीं, खर्चा या वो सब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। इट्स वेरी इजी, आपको करना क्या है, बस ये देखना कि उसने पुट टू यूज़ कब करी है, उसके बेसिस पे 180 है या मोर है, वहाँ पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। क्लियर? सो इट्स योर होमवर्क। मैं होमवर्क से ज़्यादा अब एट दिस पर्टिकुलर टाइम मैं बोलूँगी इट्स योर टेस्ट, ठीक है। कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी, सो डेफिनेटली मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर। मिस यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या कहा, मिस्टर गामा जो कि एक प्रोप्राइटर है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया मैन्युफैक्चरिंग का। सबसे पहली बात तो जैसे ही वर्ड मैन्युफैक्चरिंग आए माइंड में आ जाना चाहिए, अगर डेप्रिसिएशन का पॉइंट है तो एडिशनल भी होगा, ठीक है। फिर किसका, टायर्स एंड ट्यूब्स का, ऑफ मोटर व्हीकल 1 जनवरी 2022, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया था जनवरी में, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया ना वो 1 मई को किया, और अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस तो उसने और आगे स्टार्ट करे 1 जून को। अब बात आती है टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी जो उसने एक्वायर करी ना स्टूडेंट्स, वो थी 120 CR, ठीक है। लेकिन इस 120 करोड़ में से उसने आपको बाइफिकेशन दी हुई है। पहला तो उसने कहा कि भाई इस प्लांट एंड मशीनरी में एक सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है जो कि 20 करोड़ की है। अब मुझे इतना पता है हमें कि अगर ये सेकेंड हैंड है, ये सेकेंड हैंड है, तो इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्लियर? सिर्फ नॉर्मल मिलेगा। नेक्स्ट कहा एक नई प्लांट एंड मशीनरी उसने एक्वायर करी है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। स्टूडेंट साइंटिफिक रिसर्च है, कितनी करी है, 15 करोड़। यानी सेक्शन 35 में इसकी 100% डिडक्शन मिलेगी, तो क्या इस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस पर तो सेक्शन 32 का भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा।
नोट्स में लिख देंगे कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा, द रीज़न बीइंग क्योंकि सेक्शन 35 में इसकी 100% डिडक्शन मिल चुकी है। अब हमें बताना है डेप्रिसिएशन जो मिल रहा है सेक्शन 32 में। क्लियर। अब यहाँ पे बच्चे जो गलती करते हैं, सेक्शन 32 यानी सिर्फ एडिशनल भी तो सेक्शन 32 में ही आ रहा है, आगे उसके फर्दर पार्ट्स में आ रहा है वो, तो आपको दोनों बताने हैं। क्लियर। सो करेंगे क्वेश्चन, चलिए ग्रेट। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे स्टूडेंट्स, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। यहाँ पर क्योंकि असेसी का नाम गिवन है इन गामा, तो लिख दो इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गामा। ठीक है, बुक में भी आपको ऐसे ही गिवन होगा। लेट मी चेक। यस, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गामा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर लिख लेंगे हम पूरी लाइन कि भाई हम उसके लिए निकाल रहे हैं इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गामा। अब बात आती है कि मैम करना कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो कि अगर हमें सेक्शन 32 की निकालनी है डेप्रिसिएशन, उसमें तो वो जो एक साइंटिफिक रिसर्च है ना वो भी अलाउड नहीं होगी, तो हम उसके लिए उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी टोटल कॉस्ट कितनी थी, 120 CR। ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे, माइनस कितना अमाउंट करेंगे, यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। नोट में क्या लिख दोगे, क्योंकि इसकी 100% डिडक्शन ऑलरेडी मिल चुकी है। कौन से सेक्शन में, मैंने आपको याद करवाया था, सेक्शन 35 में। ठीक है, ग्रेट। तो कितना रह गया, 105। यानी इस पर अब हमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी के केस में नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट कितना आता है स्टूडेंट्स, हम 15%, सो दैट इज 15.75। दैट्स ऑल। अब बात आती है एडिशनल की। अब एडिशनल के केस में हमें स्टूडेंट्स दोनों ही असेट्स पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। किस पे, एक तो जो सेकेंड हैंड है और जो कि हमारी सेक्शन 35 के लिए होगी। आप सिर्फ सेक्शन 35 लिख दोगे तो वो भी बहुत है। ठीक है, बिकॉज आई नो वी डोंट हैव एनी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो सारे सब सेक्शंस याद करने पॉसिबल नहीं होते, उसके इंपॉर्टेंट वाले याद कर लो। कितना आ गया, 85। एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा दो 85 पर 20% 17, तो यानी द टोटल डेप्रिसिएशन विच इज अलाउएबल इज 32.75। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से हो गया। अगेन इतना सब कुछ क्या हमें यहाँ पर लिखना है नहीं स्टूडेंट्स, बस जितना जितना मैं आपको बता रही हूँ वो मेंशन करते रहना। सिंपल लिखो भाई, सेकेंड हैंड है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना अपना लिख सकते हैं ना, पेपर में इतना टाइम होता है। नेक्स्ट आ जाओ, उतना लिखो जिससे एग्जामिनर को समझ आ जाए भी आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। ठीक है, सो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन निकाल लीजिए एक बार। अच्छा, अब जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं है, मैम हम कहाँ से करें, तो आपके पास देखो क्वेश्चंस आपको पता चल रहे हैं, मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, साथ साथ में आप आंसर सॉल्व करो। उसके बाद के जो क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे स्टूडेंट्स, या जो आपको नहीं समझ आ रहे, वो आप में से अलग से क्वेरी ले सकते हो। ठीक है, एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर आ जाओ। मिस्टर ए फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। ओके, अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखो उसने कहा प्रीवियस ईयर 22-23 में मिस्टर ए ने ये कुछ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आपको दिए हैं। कंप्यूटर डिडक्शन अलाउएबल अंडर सेक्शन 35 यानी साइंटिफिक रिसर्च वाली है, फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 वाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड्स PGBP। अब ये करवाने से पहले एक बार मैं आपको सेक्शन 35 रिवाइज करवा दूँ। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, तो नोट्स निकाल लो। अब मैंने सेक्शन 35 में आपको बताया था दैट एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। पार्ट ए बात कर रहे हैं इन हाउस रिसर्च की, यानी कि सेल्फ स्पेंडिंग की। अगर ये बिजनेस से रिलेटेड है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है कि वो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है या बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मैक्सिमम कैटेगरीज 100% रिडक्शन है, लेकिन हाँ पेपर में लिखोगे कैसे वो देख लो। और बिफोर हुई तो मैक्स 3 ईयर्स पहले की मिलेगी। अब अगर वो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है तो वी हैव टू चेक, अगर असेसी कंपनी है तो कंपनी है और एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस में, और रिसर्च उसकी अप्रूव्ड है, तो एज पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AB उसने कहा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% डिडक्शन। कैपिटल एक्सपेंस पे मैंने आपको बताया था लैंड नो डिडक्शन, जो कहीं डिडक्शन नहीं मिलती, बिल्डिंग पे मिलेगी और अदर कैपिटल पे मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात आई, अगर मैम कंपनी नहीं कुछ और हुआ तो इन द केस ऑफ अदर असेसीज रेवेन्यू 100%, कैपिटल के केस में नो डिडक्शन, अदर इवन इंक्लूडिंग द बिल्डिंग 100% डिडक्शन। ठीक है, फिर बात आती है रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में, तो इसमें मैंने बोला था रेवेन्यू और कैपिटल दो पार्ट में आ जाएगा। रेवेन्यू के केस में सैलरी पर्क्स नहीं होंगे, जितनी भी मटेरियल उसने करा है 100% डिडक्शन, और अदर एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। पहले का है तो सिर्फ सैलरी अलाउड है।
और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो लैंड नॉट अलाउड, बाकी एक्सपेंडिचर 100% अलाउड। ठीक है, अगर अब बात आई पार्ट बी यानी कंट्रीब्यूशन बाहर वालों को दे रहे हैं, आउटसाइडर्स को, रीकू को दे रहे हैं। रीकू क्या क्या था, आर फॉर रिसर्च एसोसिएशन, आई फॉर इंस्टीट्यूट, सी फॉर कॉलेज यूनिवर्सिटी, याद आ गया, या आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को, या अप्रूव्ड इंडियन कंपनी जो कि आर&डी में एंगेज्ड है। उसके केस में साइंटिफिक रिसर्च है तो 100%। रीकू के केस में आई होप सबको याद आ रहा होगा जो जो हमने पढ़ा हुआ है। रीकू के केस में साइंटिफिक रिसर्च 100% डिडक्शन, सोशल एंड स्टेटिस्टिकल रिसर्च भी 100%। लेकिन अगर आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी की बात करें, साइंटिफिक रिसर्च की डिडक्शन है, सोशल स्टेटिस्टिकल की नहीं। सिमिलरली कंपनी के केस में आर&डी में है तो साइंटिफिक की 100% है लेकिन सोशल स्टेटिस्टिकल की नहीं। याद आ गया सबको? अब क्वेश्चन करो। ठीक है, सेक्शन 35 बहुत बार पेपर में आ जाता है। अमाउंट पेड टू नोटिफाइड अप्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मतलब पहले तो आप ये सोच लोगे क्वेश्चन करते टाइम यार खर्चा पहले करा या बाद में करा। उसने आपको कहा कि उसने आपको इसी साल के खर्चे दिए हैं, यानी बाद वाली हो रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं कहा कि बिफोर कमेंसमेंट ये खर्चे हुए हैं। ठीक है, तो यानी आफ्टर वाला केस है। चलो एक बात क्लियर हो गई। नाउ वी हैव टू डिसाइड इन हाउस है या कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स है। अमाउंट पेड टू नोटिफाइड अप्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूट यानी ये आउटसाइडर है। ठीक है, पहले मैं ये लिख लेती हूँ। अमाउंट पेड टू आईआईटी अगेन आउटसाइडर। अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया विच हैज इट्स मेन ऑब्जेक्ट साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब आउटसाइड अगेन। देन एक्सपेंडिचर इंकर करा इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो ये हमारे पास पार्ट ए है। सेल्फ स्पेंडिंग करी है, खुद के अंदर ही उसने खर्चे करे हैं। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट कुछ और दिया हुआ है। यस, इन हाउस के कुछ खर्चे दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब हम। तो एक बार आंसर पर आ जाओ। नाउ लेट स्टार्ट, ऊपर आप लिख लोगे। पहले देखते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च उसने बाहर क्या क्या खर्चा दिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को दिया है, हाँ मैम अलाउड है। 1 लाख दिया है, 100% रिडक्शन, 1 लाख अलाउड। अब आपको सब सेक्शन याद नहीं होंगे तो सेक्शन करके ऐसे अलग से लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिख दो अंडर सेक्शन 35, दैट्स ऑल। क्लियर? चलो, आईआईटी दिल्ली को दिया है अलाउडेड हाई लाइक का उसका एक्सपेंडिचर, एक्स लिमिटेड को दिया अलाउड क्योंकि वो कंपनी आर&डी में एंगेज्ड है। फिर बात आती है इन हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च के केस में क्या ये असेसी कंपनी है? नहीं, अदर है। यस, तो जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया अलाउड। कैपिटल एक्सपेंडिचर लैंड 5 लाख की थी वो निकालो, बाकी अलाउड। ठीक है, वैसे स्टूडेंट नॉर्मली हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी कि एसएससी को कंपनी होती तो ऐसे मिलता वैसे मिलता नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नोट्स नहीं बन रहा, तो हमारे पास स्टडी मटेरियल में भी क्या किया गया है कि एक लाइन लगा दी कि भाई कंपनी होती सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AB, ये तो हमें याद ही है। ठीक है, बाकी हमने पार्ट्स छोड़े थे। सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AB माइंड में रखेंगे तो इन हाउस पे मिलता, लेकिन ये तो इंडिविजुअल है, यहाँ पे इसको मिलेगा। मतलब बिना बात की लाइन ऐड करिए, बट ये क्योंकि स्टडी मटेरियल में ऐड है तो हम भी कर देंगे। अब मैं आपको ये सब पार्ट्स याद करने के लिए नहीं कह रही, जस्ट ये नोट सेक्शन 35 सब सेक्शन 2AB यानी इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ मैंने आपको एसएससी अगर कंपनी है तो वो केस पढ़ाया था। देखो ये वाला। ठीक है, अच्छा मैम ये वाला तभी मैंने बुक में भी आपको जो मैंने नोट्स दिए थे उसमें भी मैंने कोई और सेक्शन मेंशन नहीं करा था, बस यही वाला करा था बिकॉज स्टूडेंट्स आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन एज सेम इन द एग्जामिनेशन। क्लियर? सो इलस्ट्रेशन नंबर 5 डन। देखो जहाँ भी अब भी आपको लगता हो कि भाई डाउट्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, यू नो दिस थिंग ना। यस, चलो फिर बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 की। आ जाइए स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर वो कह रहा है, सो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स डू इट। Mr. A commenced operations of the businesses of setting up a warehousing facility for storage of food grains, sugar and edible oil on 1st April 2022। यानी उसने 3 तरीके के काम करे हैं, फूड ग्रेन का, शुगर का और एडिबल ऑयल का। ठीक है, उसने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 80 लाख, 60 लाख, 50 लाख। अब मैं ना देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हाँ मैम हम किस वे में क्वेश्चन पढ़े ना वही कन्फ्यूजन होती है। चलो इसके लिए आज आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। आप एक बार ये थोड़ी सी ना ट्रिकी ट्रिक है, मतलब नॉर्मली कोई करता नहीं है, बट येस ना वी आर वेरी स्मार्ट, तो थोड़ी स्मार्टली क्वेश्चन हैंडल करेंगे। क्या करो स्टूडेंट, जहाँ पर उसने आपको बता रखा है कि क्वेश्चन में निकालना क्या है ना, एक बार डायरेक्ट उस लाइन पर आ जाओ। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ने का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल जस्ट फॉर द टैक्सेशन, अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में, हमेशा ऐसा करो। ठीक है, तो ये रहा कंप्यूट द इनकम अंडर द PGBP
एंड लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 35AD। यानी अब हमें पता चल गया, अच्छा ये तो स्पेसिफाइड बिजनेस की बात कर रहा है। तो अब स्पेसिफाइड बिजनेस के नज़रिए से मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, ठीक है। क्या कहा था उसने कि उसने 3 तरीके के काम करे हैं, फूड ग्रेन, शुगर एंड एडिबल ऑयल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है फूड ग्रेन एंड शुगर आर एलिजिबल फॉर सेक्शन 35AD बट एडिबल ऑयल इज नॉट। तो एडिबल ऑयल के लिए सिंपल पीजीबीपी निकलेगा, हम उसको कोई नोट में लिखकर बता देंगे, ठीक है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 80 60 50 का, ओके। ऑन परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग मैम लैंड खरीद, उसने लैंड एंड बिल्डिंग दोनों बोला है। अब आगे देखेंगे अलग से लैंड बताइए तो माइनस करेंगे ना। तो अच्छा कब खरीदा स्टूडेंट्स उसने, जनवरी 22 से मार्च 22 के बीच में, सिर्फ बिजनेस के लिए खरीदा है। और साथ ही उसको कैपिटलाइज कर दिया 1 अप्रैल 2022 को। फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये आई कि इसने जनवरी से मार्च के बीच में खरीदा, लेकिन जब बिजनेस तो स्टार्ट ही 1 अप्रैल को करा, तो ये पिछले खर्चे का क्या करे। सेक्शन 35AD में मैंने आपको बोला स्टूडेंट्स, अगर कुछ बिजनेस स्टार्ट होने से पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और जब बिजनेस स्टार्ट हुआ उसको बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया, सो येस दैट एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो अलाउड अंडर सेक्शन 35AD। क्लियर, ग्रेट। चलो फिर कितना आ गया स्टूडेंट। अब उसने कहा भाई इसमें ना 80 60 50 में से लैंड की कॉस्ट कितनी है, 50 40 30। अब हमें पता है कॉस्ट ऑफ लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, कोई डिडक्शन नहीं मिलती, उसको निकाल दो। तो यानी 80 में से स्टूडेंट्स अब 50 लाख निकल गया, तो कितना बचा कैपिटल एक्सपेंडिचर, 30 लाख। सेक्शन 35AD इस पे मिलेगा। फिर 60 में से, हाँ अभी क्वेश्चन करके भी दिखा रही हूँ, 40 तो 20, फिर 50 में से 30 गया, बैलेंस पे जो है डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, ओके। फिर कहा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 उसने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है अपना बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए, हमें निकालनी है इनकम। साथ ही साथ दिया हुआ है कि बिजनेस से उसको इतना प्रॉफिट हुआ 16 14 31 का। ऑल्सो एज्यूम कि सारे जो खर्चे हैं वो या तो अकाउंट पे चेक से करें या ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम से करें। आइए स्टूडेंट्स अब बात आती है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, सेक्शन 35AD तो दो पार्ट्स है, तो हमारे पास वो एडिबल ऑयल गिवन है ना, एक बार उसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखिए स्टूडेंट, सो सॉल्यूशन नंबर 6 एडिबल ऑयल के लिए करते हैं। देखो यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ profits and gains of business or profession कौन से असेसमेंट ईयर के लिए निकाला है, सो फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। ओके क्लियर है यहाँ तक सबको, ग्रेट। चलो उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है कि जब हमने इसको असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए निकाल लिया, देन व्हाट वी हैव टू डू इज बनाइए यहाँ पे नोट्स, ठीक है, निकालें इसको। अच्छा उसने यहाँ पर हमें स्टडी मटेरियल में कितना प्रॉफिट बोला हुआ है इसका, एडिबल ऑयल का 31 लाख, बिकॉज रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है भाई एक एक करके इसी तरीके से वो चल रहा है, ठीक है। लिखो स्टूडेंट, तो उसके पास कितना प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है, प्रॉफिट गिवन पूरा लिख लेंगे, प्रॉफिट्स फ्रॉम एडिबल ऑयल एंड ऑल, ठीक है। कितना आया 31 लाख। अब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, हाँ मैम क्योंकि और तो कुछ खर्चा है नहीं। डेप्रिसिएशन कितना माइनस होगा, उसने स्टूडेंट्स क्या किया था, उसके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था 50 लाख का, यस। चाहे नॉर्मल केस भी हो, पहले खर्चा किया कैपिटलाइज कर दिया चलेगा। 50 में से 30 लाख लैंड के थे, बचे 20 लाख। कितने देख मिनट, जस्ट वेट इट आउट, ठीक है। हाँ 50 में से स्टूडेंट्स उसका कितना था, जस्ट चेक मी आउट, एक मिनट दो मुझे सर, ठीक है, यस ठीक है। तो 50 में से 30 लाख आ गए, यानी कितना बचा 20 लाख। साथ में उसने कहा इस साल भी खर्चा किया, कितना करा 10 लाख का, तो प्लस 10 लाख दैट इज 30 लाख। अब इसको वहाँ पर करके दिखा देंगे हम किस तरीके से कि भाई डेप्रिसिएशन के केस में लिख दो स्टूडेंट्स कि उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, यानी डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन, आप करके दिखा सकते हो। 50 में से 30 गया, रीज़न दे देंगे नोट्स में कि लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, अंडर सेक्शन 32 वाला लिख दो, प्लस 10 जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सेम प्रीवियस ईयर में किया, कितना आया 30। बिल्डिंग के केस में लैंड तो निकल गई, बिल्डिंग के केस में कितना डेप्रिसिएशन रेट होता है 10%, तो इट इज़ 3 लाख। कितना रह गया स्टूडेंट्स यहाँ पर जल्दी बताइए मेरे को, 31 में से 3 गया, कितना आ गया 28 लाख। ये आ गया हमारे पास एक प्रॉफिट। अब नेक्स्ट हमने प्रॉफिट नहीं निकालना,
नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि उसको डिडक्शन कितनी मिलनी है। प्रॉफिट एक पार्ट में पूछा था, एक बार बुक पर आ जाओ, देखो क्वेश्चन पे आ जाओ। एक क्वेश्चन उसने हमें कहा था भाई इनकम निकाल के बता दो, वो हमने उसको बता दी, उसने हमें मार्क्स दे दिए। नेक्स्ट उसने हमें कहा है कि साथ के साथ ये भी बता दीजिए कि उसने सेक्शन 35 AD की डिडक्शंस के बारे में भी बताना है। ओके, लिखिए स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट। सो नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू सी कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस करके आप कुछ भी लिख सकते हो कि भाई अब उसको कितना यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, दैट इज इनकम लॉस लिख लो या प्रॉफिट लॉस लिख लो फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस। अब स्पेसिफाइड बिजनेस सिर्फ ये है फूड ग्रेन एंड शुगर, एडिबल ऑयल तो नहीं है। तो प्रॉफिट कितना आया बिफोर प्रोवाइडिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD, मैम उसने दिया हुआ है 16 एंड 14, दैट इज टोटल 30 लाख। क्योंकि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ करा होगा, एक बार उसको टोटल वाली कैटेगरी भी बना लेंगे। अब इस प्रॉफिट में से देखिए डिडक्शन कितनी मिल रही है। हाँ, अब स्टूडेंट्स फूड ग्रेन के केस में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था 80 लाख, जिसमें से 50 लाख उसने क्या किया था, उसने लैंड पे लगाया था, तो उसको माइनस कर दें, कितना आया 30। सेम ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर 20 लाख, टोटल 50 लाख सेम आ गया। 20 बचा था उसके पास कि 60 में से 40 लैंड पर था, उसको टाटा बाय बाय किया, तो इट इज़ अब कितना बचा 20, सेम ईयर का 15 35। कितनी डिडक्शन मिलती है, मैंने आपको क्या बताया था सेक्शन 35 AD में 100%, तो दे दी डिडक्शन। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स अब बात ये आई कि एक तरीके से अब उसको इतनी डिडक्शन मिल रही है 50 एंड 35। ठीक है, उसका प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट में से मैं डिडक्शन माइनस करूँगी ना 16, तो जब 16 में से 50 माइनस हुआ कितना रह गया 34। इट मीन्स ये 34 लाख जो है वो उसका लॉस है जो कि वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। अब लिख कर बता दो भाई ये वाला जो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, सेम यहाँ पर आ गया आपके पास 21, ये 21 कैसे आया वो बता देती हूँ। 14 में से जब 35 लाख की डिडक्शन माइनस हुई, प्रॉफिट माइनस डिडक्शन लॉस, इस लॉस को वो कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, कब तक वो इसका एडजस्टमेंट्स करवा सकता है। तो लिख दीजिए स्टूडेंट्स कि भाई यहाँ पर वो जो एडजस्टमेंट करवाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो एडजस्टमेंट करवानी है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैम उसको एडिबल ऑयल वाले से फ़ायदा हुआ था उससे सेट ऑफ करवा दो, नहीं, क्योंकि वो स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है तो वो यहाँ पर सेट ऑफ नहीं करवा पाएगा। सेकेंड, कितने साल के लिए करवा पाएगा, हमने कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस में पढ़ा कि स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में वो इन्फिनेटली इंडेफिनेट पीरियड के लिए सेट ऑफ करवा सकता है। सो हियर इट इज आवर इलस्ट्रेशन नंबर 6। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट्स नहीं होंगे। ग्रेट, मैंने आपको बोला था पेपर से पहले हम क्या करेंगे, रोज की 10 इलस्ट्रेशंस कर कर हम सॉल्व करेंगे जिससे कि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, तो और सबको क्लासेस भी सही आपको मतलब सारी जो क्वालिटीज़ है वो अच्छी मिल रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आई होप। Now let's start with the illustration number 7. So now let's friends start the next question, that is the illustration number 7. आ जाइए एक बार। इसने कहा मिस्टर सूरज जो कि एक प्रोप्राइटर है, उसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट करे यानी कि बिजनेस स्टार्ट करा है न्यू 3 स्टार होटल का मदुरई तमिलनाडु। मदुरई तमिलनाडु, हम क्या करें, सबसे पहले ये देखो वो पूछ क्या रहा है। अच्छा भाई सेक्शन 35 AD पूछ रहा है यानी स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में दिमाग चलाएंगे। तो उसने क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 50 लाख का जनवरी 22 से लेकर मार्च 22 तक, जिसके लिए उसने बाद में क्या किया स्टूडेंट्स, यानी बिजनेस स्टार्ट होने से पहले कैपेक्स किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कैपिटलाइज कर दिया। हाँ, यानी 35 AD की डिडक्शन मिल जाएगी। सेम ईयर यानी प्रीवियस ईयर 22-23 में उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 2 करोड़ का, जिसमें से 1.5 करोड़ वाज फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड। इट मीन्स वी नो कि सेक्शन 35 AD की डिडक्शन कितनी मिलेगी। पहले उसने क्या किया, 50 लाख का खर्चा किया। सेकेंड, 2 करोड़ के खर्चे में से 1.5 माइनस कर देंगे क्योंकि लैंड पे नहीं मिलता, तो कितना आ गया ये 1 CR। ठीक है, कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड PGBP अज्यूमिंग कि उसने सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी 35 AD की, और उसके पास उसने कोई चैप्टर 6A की डिडक्शन क्लेम नहीं करी। हमने बोला था 35 AD कर रहे हो तो कोई और डिडक्शन क्लेम नहीं करोगे। नेक्स्ट, उसका प्रॉफिट हो रहा है इस बिजनेस से 25 लाख। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स उसने कहा कि अज्यूम करो कि उसका एक अनदर बिजनेस है 4 स्टार होटल का कोयम्बटूर में, जो कि 15 साल से चल रहा है। 15 साल से चल रहा है या कभी से चल रहा है, मैंने आपको ईयर याद ही नहीं करवाई, यानी ये सब स्पेसिफाइड बिजनेस है। ठीक है, तो इसके केस में उसका 120 लाख का प्रॉफिट है। अज्यूम करो कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा है वो नेट बैंकिंग से है, मतलब
हाँ, स्पेसिफाइड मोड से है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स फिर ये क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट कितना आया 25 लाख, डिडक्शन कितनी मिलेगी 50 लाख की पिछले खर्चे के लिए और 50 लाख की इस वाले के लिए, यानी 2 करोड़ माइनस 1.5 करोड़ लिख देंगे, लैंड पे नहीं मिलेगी। 100 लाख 25 माइनस 100 75 लाख। अब बात आई, ये तो लॉस है, उसको स्पेसिफाइड बिजनेस से ही एक और बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, यानी स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट जो है उस स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को एडजस्ट कर देगा, सेट ऑफ कर देगा। ये कितना प्रॉफिट हो रहा था 120, सो 120 लाख में से 75 लाख गए, यानी अब उसके पास कितना प्रॉफिट रह गया 45 लाख, यानी उसको टैक्स कितने पे देना पड़ेगा अब दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 45 लाख पे। समझ आ गया। अब यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट हुआ मिस्टेक यार 15 साल पहले मैंने आपको डेट्स याद ही नहीं करवाई ना, फिर आप क्यों कर रहे हो। सिंपल सी बात पे चलो कि हाँ भाई यहाँ पर जो है स्पेसिफाइड बिजनेस है, सेट ऑफ करो। ओके, सो वी हैव कवर्ड द इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑल्सो। नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेशन नंबर 8। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्या कह रहा है वो। Mr. Arnav is a proprietor having 2 units. Unit A carries on specified business of setting up and operating a warehousing facility for storage of sugar. ठीक है। Unit B carries on non-specified business of operating a warehousing facility for storage of edible oil. यानी इसके लिए सेक्शन 35 AD है, इसके लिए नहीं है, edible oil के लिए नहीं है। Unit A commenced operations on 1st April 2021 और उसने डिडक्शन क्लेम कर ली 100 लाख की कि मैंने 2 बिल्डिंग परचेज करी 50-50 लाख की, ठीक है। हाउएवर फरवरी में उसने क्या किया, यूनिट ए ने अपनी एक बिल्डिंग जो है वो यूनिट बी को ट्रांसफर कर दी, यानी स्टूडेंट्स उसने क्या किया, स्पेसिफाइड बिजनेस से नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में अपनी एक जो बिल्डिंग है वो ट्रांसफर कर दी। अब आप एक बात बताओ इसमें क्या लगता है, मैंने आपको बोला था कि अगर उसने ट्रांसफर कर दिया तो ट्रांसफर के केस में क्या रहता स्टूडेंट्स। अब देखो ट्रांसफर के केस में हमने बात करी थी कि भाई अगर वो स्पेसिफाइड से नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस पे ट्रांसफर करेगा तो जब भी वो ट्रांसफर कर रहा है या फिर वो सेल कर रहा है उसको डीम्ड पीजीबीपी मान लेंगे, डीम्ड इनकम। यानी उसने कितना ट्रांसफर किया जिसके लिए उसने ऑलरेडी डिडक्शन ले रखी थी, उसने कहा 50 लाख वाली उसने ट्रांसफर कर दी, यानी ये 50 लाख उसकी डीम्ड इनकम हो गई। लेकिन इसमें क्या करोगे, डेप्रिसिएशन दे देंगे अब हम सेक्शन 32 का, क्योंकि वो उसमें पहले नहीं दिया हुआ, ठीक है। डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 क्या है ये स्टूडेंट, इट इज़ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन मिलता है 10%, यानी 5 लाख का डेप्रिसिएशन दे दो। 45 लाख को हम उसकी क्या मानेंगे, डीम्ड इनकम मानेंगे। कितनी डीम्ड इनकम मान रहे हैं 45 लाख। द रीज़न बीइंग, देखिए उसने ये बिल्डिंग क्या करा है, उसको देखो फरवरी 2023 में जाकर उसने जो बिल्डिंग है वो ट्रांसफ़र करी ना स्टूडेंट, और उसने परचेज़ कब करी थी, उसने क्या किया था, उसने परचेज़ करी थी 1 अप्रैल 2021 को, यानी एक ही साल की बात थी। तो हमने क्या किया उसके केस में 21-22 का उसको डेप्रिसिएशन दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है, यानी 45 लाख पे उसको टैक्स लगेगा नहीं। अगेन वो क्या करे, जब 45 लाख उसकी डीम्ड इनकम आ गई, अब पहले मैंने क्या किया था, ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पर कोई गड़बड़ मत करना। उसने ये बिल्डिंग परचेज करी थी 1 अप्रैल 2021 को। अच्छा, ट्रांसफ़र कब करी है वो देख लो एक बार। ट्रांसफ़र करी है फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में। इसके बीच में कितने असेसमेंट्स ईयर आए, प्रीवियस ईयर आए, प्रीवियस ईयर 21-22, ठीक है। 31 मार्च 2022 को ख़त्म, फिर सेकंड प्रीवियस ईयर आया 22-23 जो ये चल रहा है। पहले मैंने क्या किया, जो डीम्ड इनकम आई इस साल का डेप्रिसिएशन नोशनल बेसिस पे अलाउड कर दिया, तो कितनी इनकम रह गई है 45 लाख। अब ये 45 लाख प्रीवियस ईयर 22-23 की इनकम है, इसमें से इस साल का डेप्रिसिएशन भी तो क्योंकि अब तो बिल्डिंग ट्रांसफ़र हो गई है ना, तो लेस एक्चुअल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 कितना हो गया स्टूडेंट्स। अब उसने ट्रांसफ़र करी पूरे साल का उसको दो, तो यानी कितना रह गया, अब कितने की बिल्डिंग थी वो बात आती है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अब हम ये केस देखेंगे, एक बार आ जाइए इस केस पर। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बात आई कि उसने 50 लाख एक्चुअल कॉस्ट मानी थी, एक्चुअल कॉस्ट जो एसएससी को पड़ी थी 50 लाख की थी, डेप्रिसिएशन अलाउड कर दो, बिल्डिंग है तो 10% 5 लाख, यानी एक्चुअल कॉस्ट उसके हाथ में कितनी पड़ी बिल्डिंग की 45 लाख। सो आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा कि इसको डेप्रिसिएशन कैसे कैसे हमने अलाउ किया। क्लियर। पहले स्टूडेंट्स हमने उसको क्या किया है, यहाँ पर हमने उसका असेसमेंट ईयर 22-23 यानी प्रीवियस ईयर 21-22 का डेप्रिसिएशन दिया।
नेक्स्ट हमने उसको क्या किया, हमने ये बता दिया कि भाई उसको एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ी यहाँ पर। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज़ डेफिनेटली आस्क मी। अब देखो स्टूडेंट्स, मेन बात आती है मैम इनकम में से कितना डेप्रिसिएशन वाला माइनस करना है वो नहीं दिखाएंगे। स्टूडेंट्स उसने इनकम दी नहीं तो अब हम WDV पे नहीं ले रहे, हमने उसने कहा है हमें टैक्स इम्प्लीकेशंस बता दो। अगर इनकम आती तो नेक्स्ट ईयर की WDV पे जाता वो कि भाई 5 लाख उसकी 50 लाख की थी जिसमें से 5 लाख पे डेप्रिसिएशन मिल गया एंड ऑल। WDV तक आया ही नहीं, उसने कहा मुझे सिर्फ ट्रांसफ़र का टैक्स इम्प्लीकेशन बता दो। तो हमने क्वेश्चन को यहीं ओवर किया कि उसको एक्चुअल कॉस्ट इतनी थी, उसमें से डेप्रिसिएशन उसने प्रीवियस ईयर जो कि 21-22 है यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 का दे दिया। ठीक है, उसने नेक्स्ट असेसमेंट ईयर की यानी इसकी कुछ बात ही नहीं करी, प्रीवियस ईयर 22-23 की बात ही नहीं करी। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे ओवर कर रही हूँ। अगर वो इसकी बात करता तो हम WDV पर डेप्रिसिएशन दे देते हैं। क्लियर? WDV कितनी होती फिर उस साल के लिए हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन जो होता है स्टडी मटेरियल का एज इट इज आ जाता है। मैं आपको एक बात बता दूँ, यस एट द इंटरमीडिएट लेवल आपको मैक्सिमम क्वेश्चन स्टडी मेट से मिल जाते हैं। हाँ, फाइनल लेवल पे थोड़े बहुत अलग आ जाते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं। चलो आओ स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं। अब तो कितनी इलस्ट्रेशन हो गई अभी तक हमारी? बोलिए बोलिए, जल्दी से मैसेज करके बता दो। 8th इलस्ट्रेशन तक हो गई। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर। इसने कहा X Limited contributes 20% of basic salary to the account of each employee under a pension scheme referred to in section 80 CCD, यानी डिडक्शन वाली। ठीक है, DNS अलाउंस है 40% ऑफ बेसिक सैलरी एंड इट फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ पे ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी वो कौन से वाला हो गया? DP वाला, DNS पे वाला, इन टर्म्स वाला। आपको बताना है कितनी डिडक्शन अलाउेबल है अंडर सेक्शन 36 सर्टेन एक्सपेंडिचर्स। याद करो, इफ द बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एग्रीगेट टू ₹10 लाख, उसकी बेसिक सैलरी अगर 10 लाख है, और ये बताओ क्या डिस अलाउंस लगेगी अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 9 भी अट्रैक्टेड? अगर लगेगी तो कितनी? पहले बात करते हैं कि हमने उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, 10 लाख रुपीज़। डियरनेस अलाउंस कितना है? अब ये DA है या DP है? DP है बिकॉज इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे। तो सैलरी के लिए वो कैलकुलेट होगा सेक्शन 36 सर्टेन एक्सपेंडिचर्स के लिए। यस, 14 लाख आ गया। एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, अब क्योंकि यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट? 20% ऑफ बेसिक सैलरी दैट इज 20% ऑफ 10 लाख लेस कितना उसको अलाउड था सेक्शन 36 में हमने बात करी थी। तो उसको अलाउड होता है स्टूडेंट 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DP। DP मतलब DA इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो 10% ऑफ 14 लाख दैट इज 1,40,000। तो कितना एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन था जो उसका सेक्शन 40A सबसेक्शन 9 में डिसअलाउ होगा? 60,000। जिनको इसमें कन्फ्यूजन हो रही है, मैं अगेन समझा रही हूँ, बात सुनो। उसको ये कहा आपने कंट्रीब्यूट कितना करा? उसने कहा, ध्यान से मेरी बात सुना, उसने कहा हमने कंट्रीब्यूट करा है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी, ठीक है, बेसिक सैलरी कितनी है? 10 लाख। 20% कितना आ गया? 2 लाख रुपए। उसने कहा मैंने 2 लाख रुपए करे हैं। ओके, एम्प्लॉय वाला केस है, सिंपल SSC नहीं। एम्प्लॉय के केस में मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, कितना अलाउंस अलाउेबल होता है, डिडक्शन कितनी अलाउेबल होती है। परमिसिबल डिडक्शन होती है 10% ऑफ बेसिक प्लस DP वाली। अब ये कितनी आ गई? 10 लाख प्लस कितना है? 4 लाख, दैट इज 14 लाख। 14 लाख का 10% 1,40,000। तो उसने कहा भाई आपने 2 लाख लिया है, 1,40,000 अलाउड होता है, यानी 40A सबसेक्शन 9 ने हमें बोला था जो डिस अलाउ है वो बता दो कि एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, यानी कि 60,000 जो है वो 40A सबसेक्शन 9 में जो है वो डिस अलाउ होगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा कर दिया। 1,40 अलाउड था, आपने 2 लाख क्यों कर दिया? सो दिस इज द एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन विच शेल बी डिस अलाउड। ओके, इस क्वेश्चन को भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब करते हैं आज की क्लास का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। आ जाओ एक बार, ठीक है। सो इलस्ट्रेशन नंबर 10। हाँ, PGBP में से अगर मुझे कुछ लगा कि भाई कोई क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जामिनेशन में आया हुआ है, पास्ट एग्जाम में बुक में कवर नहीं है, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगी अलग से, डेफिनेटली कर लेंगे। आइए, ये सब नहीं देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो। अभी तक आपने देखा होगा जो मैंने आपको नोट्स दिए, हर क्वेश्चन उसमें से सॉल्व हो रहा है। यस, सो कम ऑन द इलस्ट्रेशन नंबर 10। यस, इसने कहा स्टूडेंट्स, Delta Limited credited the following amounts on the account of resident pays in the month of March 2023 without deduction of tax at all। उसने क्या करा? टैक्स डिडक्ट नहीं करा और पेमेंट कर दी। ठीक है,
वट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन दीज अमाउंट्स। क्या बोला था मैंने आपको, अगर टैक्स डिडक्ट करना है और वो नहीं करेगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज थे, वो उसने पूछा। साथ ही साथ वो कह रहा है अज्यूम करना कि इन सब रेजिडेंट पेज ने भी टैक्स नहीं दिया, जहाँ पर उनका डेल्टा लिमिटेड को टैक्स डिडक्ट करना था। मतलब एक तो डेल्टा लिमिटेड ने डिडक्शन नहीं करी, साथ ही साथ इन लोगों ने भी नहीं पे करा। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर्स है, सैलरी दी है उसने अपने एम्प्लॉय को, मिस्टर एक्स को, क्रेडिटेड एंड पेड इन मार्च 2023 12 लाख। डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दी है जो कि क्रेडिट कर दी मार्च में, पे करी अप्रैल में 28,000 की। क्या आपका आंसर चेंज हो जाता, पहले इतना देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर किसी पर्सन ने, हमने बात करी थी कि उसको टैक्स डिडक्ट करना था और वो नहीं करेगा तो क्या। स्टूडेंट्स वेट, मैं अभी इस इलस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर रोक रही हूँ। द रीज़न मीन आई विल सजेस्ट यू, एक बार मैंने आपको जो TDS वाले रेट्स पढ़ाए थे ना, एक बार सिर्फ उन नोट्स को नज़र मार लो। मैम क्यों, क्योंकि उसमें से क्या है आपको ये पता चल जाएगा कि सैलरी का मैंने आपको क्या पढ़ाया था सेक्शन 192 कि उसको टैक्स डिडक्ट किस टाइम पे करना है, 194J में कब करना है। एक बार उस पर नज़र मार के फटाफट से आ जाओ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में हमारी बाकी, आज मैंने आपको कितनी इलस्ट्रेशन करवाई, 9, नेक्स्ट में 11 करेंगे, टाटस उसको बैलेंस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप सबको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, मुझे मैसेज कर बताना ज़रूर क्लास कैसी लगी। थैंक यू। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करने वाले हैं हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 10 ऑफ द PGBP। देखो, डेल्टा लिमिटेड क्रेडिटेड द फॉलोइंग अमाउंट टू द अकाउंट ऑफ रेजिडेंट पेज इन द मंथ ऑफ मार्च 2023 विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। यानी डेल्टा लिमिटेड ने क्या किया, उसने किसी को अमाउंट तो पे करा, लेकिन उसको TDS का प्रोविज़न लगाना था, यानी टैक्स डिडक्ट करके पैसा पे करना था, जो कि उसने कंप्लीट अमाउंट पे कर दिया। अब वो कौन कौन सा अमाउंट है वो देखते हैं। उसने कहा सैलरी दी है अपने एम्प्लॉयज़ को, मिस्टर एक्स को, क्रेडिट हो गया, पेड हो गया मार्च 2023 में, सैलरी एम्प्लॉय को दे रहे हैं। और येस, एक उसने कहा ये भी ध्यान रखना कि जो उसका पे है, पे मतलब जिसने अमाउंट रिसीव करा उसने भी टैक्स पे नहीं करा, ठीक है। अब इसका मतलब डेल्टा लिमिटेड को जब एक्स को सैलरी देनी थी तो उसको कुछ TDS का प्रोविज़न लगाना था, टैक्स डिडक्ट करना था, नहीं करा। गवर्नमेंट अब ऐसे केसेस में कहती है स्टूडेंट्स, हमारे पास PGBP में कहा जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला ऐसा कुछ केस है तो एज पर द इनकम टैक्स लॉ व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको 30 जितना आपका एक्सपेंडिचर किया, देखो उसने 12 लाख की सैलरी दी, नॉर्मल केस में बिजनेस के इनकम में से 12 लाख का खर्चा अलाउड था, लेकिन क्योंकि इस पर आपने टैक्स डिडक्ट नहीं करा तो इस पे से जो भी एक्सपेंडिचर होगा 30% डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है किस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट। तो ये चैप्टर नंबर, अब यहाँ पे ना सॉल्यूशन में चैप्टर नंबर एंड ऑल लिखा है, वो याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखना दैट एज पर सेक्शन 40 ने बता रखा है कि भाई एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कब होगा, बस। उसके अलावा ये आगे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इतना सब याद नहीं कर सकते, जितना कर सकते हैं उतना करो। तो एज पर सेक्शन 40 डिसअलाउ तो होगी कितनी, अमाउंट का 30%, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सेक्शन 192 ने बोला कि टैक्स डिडक्ट करना किस टाइम था, वो भी तो देख लो, अभी होना भी था या नहीं होना था। तो इन द केस ऑफ सैलरी एट द टाइम ऑफ पेइंग, उसने क्रेडिट एंड पे है मार्च 2023 में, यानी हाँ भाई उसको इस साल पे करना था, तो 12 लाख का 30% 3,60,000 डिसअलाउ। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन कौन से सेक्शन में आती है, 194J में, याद है ना सब, ग्रेट। अब उसके केस में उसने कहा क्रेडिट हो गया मार्च में, पे हो गया अप्रैल में, भाई क्रेडिट एंड पे विच एवर इज अर्लियर, क्रेडिट इज अर्लियर, तो इन दैट केस उसको मार्च में टैक्स डिडक्ट करना था, नहीं किया। 28,000 का 30% कितना आया, 8,400, सो 8,400 शेल बी डिसअलाउड, क्लियर। नेक्स्ट उसने कहा हाँ भी जितना मैं बता रही हूँ वो सब लिख देना। वुड योर आंसर चेंज, क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा अगर डेल्टा लिमिटेड उसने डिडक्ट कर लिया टैक्स डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एट द टाइम ऑफ पेमेंट और जुलाई में जाकर गवर्नमेंट को पे कर दिया। हाँ स्टूडेंट्स, अब ऐसे केसेस में जब भी वो टैक्स डिडक्ट कर लेगा, ठीक है, पेमेंट देते टाइम कहा उसने टैक्स डिडक्ट कर लिया, क्रेडिट करते टाइम नहीं किया था, हमने डिसअलाउंस लगा दी, जब पे करते टाइम कर देगा तो पहले जो 8,400 का अमाउंट, क्योंकि सिर्फ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन की बात हो रही है, 8,400 का अमाउंट जो डिसअलाउ हुआ था वो अलाउड हो जाएगा। दैट इज द इलस्ट्रेशन नंबर 10। आई होप अच्छे से समझ आ गई। अब यहाँ पे ना अलग अलग व्यूज़ दिए हुए हैं, मैम ये अलग अलग व्यू करें, नहीं, बस जितना आंसर में है दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है, ये सब व्यूज़ नहीं करने हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11,
ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 ये कुछ पेमेंट्स और एक्सपेंडिचर्स करे हैं मिस्टर राजा ने, जो कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, जिसकी टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 99 लाख रुपीज़ थी। ठीक है, एक तो भाई उसने कह दिया कि उसकी जो टर्नओवर है 99 लाख है और रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब स्टूडेंट्स एक एक करके पॉइंट्स पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ डिडक्शन हो रही है। मतलब ये जो इलस्ट्रेशन 11 है दैट इज रिलेटेड टू वेरी मच एक्सटेंड टू द चैप्टर एडवांस टैक्स, TDS एंड TCS। ठीक है, अब बात आई, उसने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर दिया 45,000 का रहमान एंड कंपनी को, जो कि एक रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन टैक्स डिडक्ट नहीं करा। अब अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको स्टूडेंट सेक्शन करवाया था TDS के चैप्टर में, कौन सा था, अगर कोई पर्सन इंटरेस्ट पे कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को, क्लियर, क्या था 194A। 194A कब एप्लीकेबल होता था, इन द केस, अच्छा अब जिसको सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, प्रोविज़न याद है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, 194A हमने कहा था इंडिविजुअल पर्सन जब पेमेंट करेगा, लेकिन जब उसकी टर्नओवर एक्सीडिंग 1 CR होगी इन द प्रीवियस ईयर टर्नओवर, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 में क्या उसने 21-22 की टर्नओवर दी है, हाँ मैम दी है 99 लाख। पिछले साल का प्रीवियस ईयर देखते हैं ना, कि जो इस साल है दैट इज प्रीवियस ईयर 22-23 उससे लास्ट ईयर टर्नओवर, क्योंकि 1 CR से कम है स्टूडेंट्स तो 194A विल नॉट बी एप्लीकेबल, इट मीन्स नो डिसअलाउंस शेल बी हियर। सेकेंड, 10 लाख रुपीज़ वॉज पेड एज सैलरी टू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब आप कह रहे होंगे मैम इंडिविजुअल का केस है ना, इंडिविजुअल इज अ पेयर, नहीं स्टूडेंट, सेक्शन 192 सैलरी के केस में क्या ऐसी कोई कंडीशन थी कि जो पर्सन सैलरी दे रहा है उस पर TDS सिर्फ तब अप्लाई होगा अगर उसकी लास्ट ईयर की टर्नओवर 1 CR होगी, नहीं ना, तो यहाँ पर ऐसा कुछ अलाउड नहीं है, इट मीन्स डिसअलाउ लगेगी सेक्शन 40 में 10 लाख का 30%। क्लियर, आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, कमीशन पे करी 16,000 की पेड टू मिस्टर विद्यासागर। अगेन कमीशन कौन से सेक्शन में आती थी, 194H में, तब लगती थी 15,000 एक्सीडिंग अमाउंट है। ठीक है, अब उस केस में स्टूडेंट्स हमने बात करी थी कि भाई अगर 15,000 से ज़्यादा की कमीशन देगा तो 194H लगेगा, बट कब, अगर प्रीवियस ईयर की टर्नओवर, लास्ट ईयर की टर्नओवर, एग्जैक्ट वर्ड इज लास्ट ईयर टर्नओवर इज एक्सीडिंग 1 CR, तो मैम 194H नहीं लगेगा। जिन पे 194H नहीं लगता था उन पे 194M लगता था, बट हेयर द कंडीशन इज कि उसने स्टूडेंट्स जो कमीशन पे करी होती थी वो कितनी होती थी, जल्दी बताओ, कितना पढ़ा था हमने, डैट कि उसने जो कमीशन एग्रीगेट कमीशन पे करी होगी उस पर्टिकुलर पर्सन को, मिस्टर विद्यासागर को, वो होगी स्टूडेंट्स 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा। अब क्योंकि ये 50 लाख से ज़्यादा भी नहीं है तो यहाँ पे 194M भी नहीं लग रहा, तो सेक्शन 40 की कोई भी डिसअलाउंस यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, आई होप अच्छे से सबको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी एनी टाइम। यस, आ जाइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 की। इलस्ट्रेशन नंबर 12 को अभी पेंडिंग रखो, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बुक प्रॉफिट का पॉइंट करवाऊंगी, उसके बाद हम इलस्ट्रेशन नंबर 12 करेंगे। ठीक है, सो मार्केट इज पेंडिंग। यस, चलिए ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट आता है, मतलब जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं उसको पहले मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगी, फिर मैं आपको ये करवाऊंगी। इलस्ट्रेशन नंबर 13 इज ऑल्सो रिलेटेड टू द बुक प्रॉफिट पार्ट, तो ये भी पेंडिंग में रखो। हाँ हाँ करेंगे डेफिनेटली, हर एक क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी PGBP का, डू नॉट वरी एट ऑल। नेक्स्ट आ जाइए स्टूडेंट्स, अब इलस्ट्रेशन नंबर 40 हमारी कितनी 13 तक हो गई ना आई थिंक, तो 14 चलो देख लेते हैं, सीक्वेंस नंबर आने वाली है। यस, अब आपको ये तो लग रहा होगा ना, देख लो कितना बड़ा चैप्टर है, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 166 पेजेस, जिसको हमने कितने हमारे समराइज नोट्स में कंप्लीट किया हुआ है। यस, इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन पर आ जाओ स्टूडेंट्स। इलस्ट्रेशन नंबर 14 इज हियर, लेट्स डू इट। अब यहाँ पे बात आती है, हरी जो कि एक इंडिविजुअल है, उस वो एक बिजनेस कर रहा है, परचेज एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज़ लाइक पेडी, वीट एट्सेट्रा। उसने कुछ लोन बोरो कर लिया, लोन बोरो करा लेकिन लोन उधार पे, तो उसने उधार ले लिया आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से। अब आई होप अगर वो ये भी लिख देते ना उसने लोन लिया, यार लोन तो उधार पे ही लेते हैं, चलो कोई नहीं, एंड इंडियन बैंक से, और उसने ये इंटरेस्ट पे नहीं करा, दिस इंटरेस्ट हैज़ नॉट बीन पेड। ठीक है,
आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का प्रीवियस ईयर 21-22 एंड 22-23 का 15 लाख नहीं पे करा। इंडियन बैंक का प्रीवियस ईयर 22-23 में 30 लाख पे नहीं करा, यानी 45 लाख एक्सपेंडिचर पे नहीं करा। अब इन दोनों ने क्या किया, जब वो रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे लोन फैसिलिटी को, हरी कोरों ने कहा हम एक काम करते हैं, आपका ये जो लोन बाकी है ना, इसको हम और इंस्टॉलमेंट्स बना देते हैं, 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। और अब आपको क्या करना है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, यानी 45 लाख की उसने 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बना दी दोनों बैंक्स ने, 30 लाख की इंडियन बैंक ने और दूसरे ने 15 लाख की। फिर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 हरी ने 5 इंस्टॉलमेंट APSFC की दे दी। मतलब मैम कितनी दे दी, आओ देखते हैं। 15 लाख का इंटरेस्ट पेंडिंग था, 60 इंस्टॉलमेंट्स बनाई थी, यानी कितनी हो गई स्टूडेंट पर इंस्टॉलमेंट, बताइए जल्दी से। 15 लाख का 60 दैट इज 25,000, उसने 5 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी, यानी 5 उसने 1.25 लाख रुपए पे कर दिए, ठीक है, 1,25,000, और 3 इंस्टॉलमेंट्स उसने इसी तरीके से इंडियन बैंक को दे दी। हरी कह रहा है मैं एंटायर इंटरेस्ट क्लेम करना चाहता हूँ एज एन एक्सपेंडिचर वाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। आपको बताना है क्या वो ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता। अब देखो स्टूडेंट, सेक्शन 43B ने हमें क्या बोला था, मैं अगर आपको ध्यान होगा ना, मैंने जब आपको सेक्शन 36 करवाया था तो मैंने वहाँ पे लिखवाया था, आपको अमेंडमेंट वीडियो में भी डाला था कि भाई सेक्शन 43B अमेंडमेंट वीडियो अलग से नहीं है, टेंशन ना लेना। मतलब जब हमने उसका नेक्स्ट पार्ट किया था तो उसकी क्लैरिफिकेशन मैंने वहाँ दी थी। तो सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B इंटरेस्ट जो है स्टूडेंट्स वो कौन से साल में अलाउड होता है, सिर्फ और सिर्फ तब जब वो पेड होता है। तो यानी उसने तो पे किया ही नहीं, तो क्या उसको अलाउड होगा, वो नहीं। लेकिन बात आई मैम, उसने जो अपने अनपेड इंटरेस्ट को लोन बना लिया, तो क्या हम ये मान लें कि उसने इंटरेस्ट पे कर दिया, नहीं स्टूडेंट्स, अब तो वो लोन पे कर रहा है, अनपेड इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा, ध्यान रखना। तो फिर बात आई, उसने यहाँ पर किया क्या, देखो उसने स्टूडेंट्स पहले APSFC बैंक का लेके चलती, उसके 15 लाख का अमाउंट था, वो कह रहा है मैंने इस अनपेड इंटरेस्ट को लोन बना दिया। उसने कहा देखो हम ना आपको लोन की डिडक्शन नहीं देंगे, डिडक्शन तब देंगे कन्वर्जन की नहीं, जब आप इस लोन को पे करोगे। आपने इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में सिर्फ 5 इंस्टॉलमेंट्स पे करी है 1.25 लाख रुपए की, तो हम आपको सिर्फ 1,25,000 का ही जो है वो आपको डिडक्शन देंगे। सेम स्टूडेंट्स इंडियन बैंक के लिए हम निकाल लेंगे 3 इंस्टॉलमेंट 150। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट विच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन, 2,75,000। आई एम अगेन रिपीटिंग, ज़रूरी नहीं है जैसे वो लिख रहा है पैसे लिखो, नहीं, सिंपल लिख दो कि भाई एज पर सेक्शन 43B इंटरेस्ट पेड पर अलाउड होता है इन द ईयर ऑफ पेमेंट, कन्वर्जन पे नहीं, जब लोन पे होगा तब अलाउड करेंगे। साथ के साथ वर्किंग नोट्स में दिखा दो करके कि भाई अगर 60 इंस्टॉलमेंट्स है तो 5 इंस्टॉलमेंट्स अमाउंट 1,25,000 वो अलाउड होगा, और इंडियन बैंक के 3 इंस्टॉलमेंट्स उसका अमाउंट हो रहा था 30 लाख, तो डैट इज़ 1,50,000 हो गया। कैसे, 30 लाख के अमाउंट को 60 इंस्टॉलमेंट्स पे बनाया और 3 इंस्टॉलमेंट्स पे आउट कर दी, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1,50,000 ना। उसने कहा भाई इतना इसको अलाउड होगा, तो इस तरीके से हम उसको अपनी लैंग्वेज में समझा देंगे। ओके, हो गया ये क्वेश्चन, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए स्टूडेंट्स, दैट इज ऑन द इलस्ट्रेशन नंबर 15। PGBP चैप्टर मुश्किल नहीं है, बट उसकी स्मार्टली स्टडी करना सीखो, ठीक है। हाँ, अब इंटरमीडिएट में तो हमने कर लिया, अब हम फाइनल में भी इसको ऐसे ही स्मार्ट स्टडी करेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन 15। अब स्टूडेंट्स इसने कहा दैट इज सेक्शन 44AA, ये भी अभी हमने रिविजन नहीं करी है इसकी, तो ये भी रिविजन के बाद होगा, लिखो इस पर भी पेंडिंग। मैंने जो अभी आपको हाल ही में रिविजन्स नहीं हुई है, मैं अभी वो आपको नहीं करवा रही, ठीक है ना, क्योंकि रिविजन इज ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी है। 44AB की भी हमारी रिविजन अभी रह रही है, और ये जितनी भी रिविजन्स पेंडिंग है ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करके चैप्टर कंप्लीट करेंगे इसको। ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ 44AD, ADA एंड AE। तो आओ एक बार इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब आता है एग्जाम्पल नंबर 13। चलिए, दिस इज नॉट द इलस्ट्रेशन नंबर, बट इसका एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, एज द सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट।
लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल मिस्टर ए, जो कि एक एलिजिबल असेसी है, वो रिटेल ट्रेड बिजनेस करता है, ठीक है। टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है इन द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर 23-24 टू 25-26, ओके। टर्नओवर कितनी है? 1 करोड़ 80 लाख। असेसमेंट ईयर 24-25 में 1 करोड़ 90 लाख और असेसमेंट ईयर 25-26 में 2 करोड़, यानी 2 करोड़ से ऊपर नहीं है तो 44 AD की एलिजिबिलिटी तो है, ठीक है। अमाउंट रिसीव कैसे किया? प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड से ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर, ओके स्टूडेंट्स। कितना करा? 1 करोड़ 60 लाख। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बोला था स्टूडेंट्स कि देखो, उसने जो अमाउंट रिसीव करा इलेक्ट्रॉनिक मोड से 1 करोड़ 60 लाख, इस पर कितनी मिनिमम उसको दिखानी पड़ेगी अपनी इनकम? 6%। और जो उसने कैश रिसीव करा दैट इज़ ऑन द बैलेंस 20 लाख। मैम बैलेंस कैसे आया? टोटल टर्नओवर 180, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिसीव किया 160, तो बैलेंस कितना बचा? 20 लाख रुपए। 20 लाख पे कितना दिखाना है? क्योंकि वो प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड से नहीं है तो 8%। बाओ एक बार कैलकुलेट करते हैं कितना बनता है। तो स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि ये जो अमाउंट बना, देखो ये रहा 160 का 6%, दैट इज यहाँ पर अमाउंट लिख लेते हैं इसको, ओके। नेक्स्ट उसने बोला 9,60,000 आ गया। फिर यहाँ पर बात हुई कि जो बैलेंस 20 लाख है उस पर कितना दिखाना है? मिनिमम 8%, क्योंकि वो प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड से नहीं है। याद आ गया ना, सेक्शन 44 AD बताया था 6 या 8% मिनिमम इनकम दिखाते हैं। तो 20 लाख का 8%, इट कम्स टू 160 प्लस 9,60,000, कितना बनता है? 11,20,000। उसने इतना ही दिखाया, तो येस वो यहाँ पर अपनी इनकम प्रिजम्पटिव इनकम में दिखा सकता है। इसी तरीके से इन पार्ट्स का निकाल कर देगा। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 16। इनफैक्ट अब आप एग्जाम्पल चाहे रहने भी तो डायरेक्ट इलस्ट्रेशन पर आ जाओ, बस मुझे मैंने एक पार्ट करवाया, डैट इज़ मोर देन इनफ। उसमें कुछ दिया हुआ है कि भाई पिछले साल जो है फिर उसने कम इनकम दिखाई तो वो कितने सालों तक नहीं ले पाएगा, वो सब हम क्लास में बहुत डिटेल में कर चुके हैं, 5 सालों तक नहीं। तो चाहे अब एग्जाम्पल आगे रहने देना, ठीक है। इलस्ट्रेशन पर आ जाओ, इट्स इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड इन एग्जामिनेशन। लिख लो रिपीटेड है एग्जामिनेशन पे, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मिस्टर प्रवीण जो एंगेज है रिटेल ट्रेड में, उसने कहा मेरी टर्नओवर 1 करोड़ 98,50,000 है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। हिज इनकम फ्रॉम द सेडल बिजनेस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज 13,20,000। यानी स्टूडेंट्स उसने कहा यहाँ पर कि मेरी जो टर्नओवर है वो है 1 करोड़ 98,50,000, ओके। इनकम कितनी है? इनकम मतलब उसका प्रॉफिट कितना वो दिखा रहा है? 13,20,000, ठीक है। Computed as per the provisions of Chapter 4D PGBP. Retail trade is the only source of income. Okay. Assessment year 22-23 was the first year for which he declared his business income in accordance with the provisions of presumptive taxation. आपको बताना है क्या मिस्टर प्रवीण एलिजिबल है टू ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव डिटर्मिनेशन ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24? क्यों नहीं एलिजिबल है? एलिजिबल तो वो होगा। द रीज़न वो एलिजिबल क्यों होगा? क्योंकि उसकी जो टर्नओवर है दैट इज़ लेस देन 2 CR, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर 2 CR एक्सीडिंग नहीं है। नेक्स्ट उसने कहा अगर ऐसा है तो बताओ उसकी इनकम हमें कितनी दिखानी है? एज्यूम करना कि पूरी की पूरी टर्नओवर कैश बेसिस पर है। कितनी दिखाएंगे? 1 करोड़ 98,50,000 का मिनिमम 8%। क्लियर? चलिए, क्यों? क्योंकि कैश वाला पार्ट है। अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ना दिखाता रिटेल रेट से, तो फिर उसकी ऑब्लिगेशंस क्या होती? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो स्टूडेंट्स उसको क्या क्या करना पड़ता भाई? उस पर फिर सेक्शन लगता ना कि उसकी इनकम जो है। अच्छा, अब बात आई यहाँ पर, हाँ यहाँ पे अब उसकी क्या क्या ऑब्लिगेशंस बनती, अब वो समझो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमने क्लास में भी किया था। उसने प्रीवियस ईयर 21-22 में, यानी असेसमेंट ईयर 22-23 में अपनी जो इनकम है वो प्रिजम्पटिव पे दिखाई है। वो कह रहा है मैं असेसमेंट ईयर 23-24 में ऐसा नहीं करना चाहता, ठीक है, मत करे। लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो अब वो अगले 5 असेसमेंट ईयर्स तक दोबारा से प्रिजम्पटिव इनकम नहीं दिखा पाएगा। रीज़न, ये उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी। सेकेंड स्टूडेंट्स हमने क्या बात करी थी कि यहाँ पे अब उसको अपनी बुक्स भी बनानी पड़ेगी, और क्योंकि उसकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जामिशन लिमिट को एक्सीड कर रही है तो ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट का
दोनों ही केसेस में ड्यू डेट क्या होगी फॉर फाइलिंग द रिटर्न्स? तो स्टूडेंट ड्यू डेट क्या होती है इंडिविजुअल्स के लिए? 31 जुलाई 2023। लेकिन अगर ऑडिट का केस आ गया, उसने प्रिजम्पटिव नहीं लिया, और क्योंकि एक साल पहले प्रिजम्पटिव लिया था तो अब उसको ऑडिट करवाना पड़ रहा है, तो ऑडिट के केस में जो ड्यू डेट रहती है वो होती है 31 अक्टूबर 2023। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ग्रेट। आ जाइए अब इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे। मैंने बोला यार पीजीबीपी के क्वेश्चन आसान होते हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स कमेंस द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स। मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, अगर आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन करते हो सबसे पहले लास्ट लाइन देख लिया करो, पूछा क्या है, उसके बेसिस पे माइंड चलता है। फिर ये मेरी थोड़ी सी रिवर्स साइकोलॉजी चलती है। चलो, अब क्या पूछा उसने भाई, उसने 44A के बारे में पूछा, तो पूरा क्वेश्चन उसी वे से पढ़ेंगे। मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल्स का 1 अप्रैल 2022 को। उसने कुछ व्हीकल्स खरीदे हैं, आपको इनकम निकालनी है। आइए स्टूडेंट्स, तो अगर आपको पहली बात तो ध्यान होगी ना, तो ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको 44AE का करवाया भी था क्लास में, अब मैं इसको दोबारा से भी करवा रही हूँ। तो स्टूडेंट उसने क्या किया, ग्रॉस व्हीकल वेट, पहले तो ग्रॉस व्हीकल वेट के बेसिस पर इसमें हम करेंगे क्या, व्हीकल्स को डिवाइड कर लेंगे कि हैवी व्हीकल कौन सा और लाइट व्हीकल। अब इस केस में ये दो हैवी व्हीकल्स हैं, ठीक है, बाकी सब लाइट व्हीकल्स हैं। तो लाइट व्हीकल के केस में हमें क्या करना था, हमें सिंपल सी इनकम दिखा देनी थी कि भाई जो भी लाइट व्हीकल है 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ। क्लियर? आइए तो स्टूडेंट्स आ जाइए, एक बार पहले लाइट व्हीकल का निकालते हैं फिर हैवी का निकालेंगे। अब हैवी के केस में उसने पहले क्या किया कि उसके पास, ये देखिए, उसने सबसे पहली व्हीकल जो परचेज करी डैट इज़ ऑन 10 अप्रैल 2022, ठीक है। कितनी व्हीकल्स परचेज करी? 2 व्हीकल। इनकम क्या दिखाओगे स्टूडेंट्स फॉर द 2 व्हीकल्स? 10 अप्रैल, यानी पूरे साल की जा रही है उसकी, और अ पार्ट ऑफ अ मंथ भी। तो कितना हो गया, उसने 12 मंथ्स की देंगे, कितनी व्हीकल्स दी है? 24। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कैसे आएगा, चाहे आप अलग भी करके दिखा सकते हो। 2 व्हीकल ली हैं, एक व्हीकल का 12 महीने का हो गया, तो एक साल में 12 महीने हो गए, तो 2 साल का उसका हो, उसमें जस्ट वेट इट आउट, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट इट अगेन, ठीक है। वो बोलते बोलते थोड़ा फंबल हो गया था। तो अब उसने स्टूडेंट्स क्या किया, 10 अप्रैल को किया। पार्ट ऑफ अ मंथ भी हो तो भी हम पूरा मंथ कंसिडर करते हैं, याद आ गया। तो यानी हमने यहाँ क्या लेना था, आप चाहे अलग अलग करके दिखा सकते हो, 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ, मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय कितनी व्हीकल्स के लिए ये पार्ट है, 2 के लिए, तो ये उसकी इनकम आ जाएगी। सेम हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसने नेक्स्ट व्हीकल परचेज करा कब, 15 मार्च 2023 को। ओके, यानी एक ही महीने का लगेगा क्योंकि 23 पे तो साल खत्म होएगा, ठीक है। 15 मार्च को करा, इसकी इनकम कितनी आएगी स्टूडेंट्स? तो मैम यहाँ पर जो हम इनकम दिखाएंगे 7500 फॉर अ मंथ और अ पार्ट ऑफ अ मंथ, और व्हीकल भी एक है, ये इनकम भी हो गई। 16 जुलाई 2022, तो अगेन इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम बाकी सबके भी निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप हो जाएगा, जैसे बुक में दिया है वैसा भी कर सकते हो। उन्होंने नंबर ऑफ व्हीकल से नंबर ऑफ मंथ्स को मल्टीप्लाई बाय किया है, या फिर आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, बोथ आर परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हैवी व्हीकल्स। हैवी व्हीकल्स के केस में इट वाज 1000 पर टन, यही हमने बात करी थी, हाँ मैम। कितना है? 15,000, और कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं? 2, सॉरी। सो स्टूडेंट्स हम इसमें अब कैसे करेंगे, आइए एक बार हैवी व्हीकल के पार्ट में। नंबर ऑफ व्हीकल 2 and 1, डेट ऑफ परचेज 29 अगस्त 23 फरवरी। नंबर ऑफ मंथ जिसके वो व्हीकल को आना था, क्योंकि भाई फिर हमें उसको 1000 पर टन पे लेकर जाना है, तो यहाँ पर बात आई, उसने 29 अगस्त को परचेज करा। जस्ट काउंट इट डाउन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, दैट इज 7 पार्ट ऑफ अ मंथ। अब चाहे वो अगस्त में सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही उसका ऑनर था, ये भी अगर एक पार्ट एक दिन भी हुआ तो भी हम पूरा मंथ कंसिडर करेंगे, यानी 8 मंथ्स हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, यानी 8 मंथ्स, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं? 2, तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इंटू नंबर ऑफ व्हीकल्स, जिससे हम उसको मल्टीप्लाई इजीली कर पाएंगे, 16। सेम 23 फरवरी है, यानी अब चाहे 7 दिन उस, मतलब 7 भी नहीं रहे, थोड़े से दिन रह गए उसके फरवरी के, 2 मंथ्स विल बी कंसिडर 1 व्हीकल, 2 महीने हो गया, कितना प्रोडक्ट आ गया? 18। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको क्या करेंगे, अगर वो 18 है तो हम किस तरीके से निकालते हैं, हम 18 मतलब उसका प्रोडक्ट आ गया
मल्टीप्लाई बाय 1000 पर टन। और यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशली क्या है स्टूडेंट्स, दोनों ही व्हीकल का जो वेट आ रहा है वो 15 टन है, तो मल्टीप्लाई बाय 15। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, हाउ कैन यू कैन डू इट, जैसे मैंने आपको लाइट व्हीकल वेट के केस में करवाया, ये ऑप्शन 2 है करने का। क्या करो, अलग अलग कंसिडर कर लो, और अगर वेट्स अलग अलग तो आपको अलग ही कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। पहला व्हीकल क्या किया उसने, मैम उसके पास ना 15 टन्स का व्हीकल था, ठीक है। 1000 पर टन की इनकम लेते हैं, कितने महीने के लिए था, 1000 पर टन फॉर अ मंथ होता है, तो स्टूडेंट्स इसमें कितना महीना उसके पास था, 8 मंथ्स। कितने व्हीकल थे, 2, लगा हुआ है यहाँ पर इनकम। सो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 16 हो गया, दैट इज 2,40,000। नेक्स्ट उसके पास 15 टन, 1000 रुपये पर टन, कितने महीने के लिए था, 2 महीने के लिए। कितने व्हीकल, 1, कितना आया ये, दैट इज 30,000। सो टोटल बिकम्स 2,70,000। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो स्टूडेंट्स, डू इट इन दैट वे ओनली, ओके। यस, आइए करते हैं एक बार। यस, अगर आप 18 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे, जैसे इन्होंने प्रोडक्ट सिस्टम से किया, वो भी 2,70,000 ही आएगा। प्लस कर देंगे फिर हम लाइट व्हीकल वेट। मैम आप कौन सा सजेस्ट करोगे, मैं सजेस्ट करूँगी जो भी आपको दोनों में से ईजी लगे, बुक वाला या जो मैंने आपको ऑप्शन 2 करके बताया कि अलग अलग व्हीकल्स का निकाल लो, यू कैन डू इट एनी वे, बट येस जो भी आपको ईजी लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, दोनों मेथड सही हैं। और ये स्कूल नहीं है जहाँ पे अरे बुक जो स्कूल वाली मैम ने करवाया है ना उसी के मार्क्स मिलेंगे, नहीं, ठीक है। जो मैंने बताया उसके भी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगा कि हमने ना चैप्टर नंबर 3 में एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट किया था कि टी से, कॉफ़ी से, रबड़। इलस्ट्रेशन नंबर 18 वही है, दिस इज़ योर होमवर्क, ओके। सो अब इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब एक काम करते हैं, क्योंकि अब ये पीजीबीपी चैप्टर है, इसके बैक क्वेश्चंस करने भी एज इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको इसके थोड़े से बैक क्वेश्चंस करवा रही हूँ इन द सेम सेशन, येस। और जो हमारा पार्ट रह गया है 44 ए बी वाला, जो मैंने क्वेश्चंस पेंडिंग रखवाए हैं, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आ जाओ। जल्दी से मैसेज करके भी बता दो, आपके फ्रेंड्स ने कहा होगा, सीनियर्स ने कहा होगा पीजीबीपी बड़ा मुश्किल है, आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस गाइस। सो बैक क्वेश्चंस पर आ जाइए, मैं तो स्क्रॉल करके निकाल ही रही हूँ, फटाफट से आप भी ओपन करो। आपको ये लेटेस्ट डी कैपिटलिटी या कोई भी पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वी हैव कवर्ड इन आर समरी नोट्स ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। जितना भी वो इंटरमीडिएट लेवल पर मैक्स टू मैक्स पूछ सकते हैं, सब कुछ कवर है दोस्तों। चलो फिर आ जाओ, टेस्ट योर नॉलेज, दैट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बैक क्वेश्चंस। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, उसमें उसने कहा कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या बोला उसने कि मिस्टर वीनस जो कि एंगेज्ड है मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड्स में, उसने कुछ आपको फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है। किस ईयर के लिए, 31 मार्च 2023, यानी प्रीवियस ईयर 2022-23 के लिए। नेक्स्ट आया WDV कितनी है प्लांट एंड मशीनरी की एज ऑन 31 मार्च 2022, 30 लाख। डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग द एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिला था भाई उसको कुछ प्रीवियस ईयर 21-22 में, और डेप्रिसिएशन आया 4.75 लाख का। न्यू मशीनरी परचेज करी है फर्स्ट सितंबर को 10 लाख की, न्यू मशीनरी परचेज करी दिसंबर में 8 लाख की, और कंप्यूटर परचेज करा है 4 लाख का। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, डैट वी हैव 2 कैटेगरीज है, एक तो प्लांट एंड मशीनरी जिस पर 15% डेप्रिसिएशन लगेगा, और एक कंप्यूटर जिस पर 40% का डेप्रिसिएशन लगेगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सभी असेट्स अकाउंट पे चेक से खरीदे हैं, यानी हाँ सबका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। सभी असेट्स को पुट टू यूज़ भी इमीडिएटली कर लिया, यानी नंबर ऑफ डेज परचेजिंग डेट से देखना है। न्यू मशीनरी जो है उसको परचेज करा जो हमने 1 दिसंबर 2022 को, एंड कंप्यूटर जो ख़रीदा है वो हमने ऑफिस में इंस्टॉल करा है। अब स्टूडेंट जो ऑफिस में इंस्टॉल करा, इसका मतलब उस प्लांट एंड मशीनरी पर क्या हुआ, कंप्यूटर ऑफिस में इंस्टॉल कर दिया,
एडिशनल डेप्रिसिएशन दोनों पर नहीं मिलेगा, सिर्फ नॉर्मल वाला मिलेगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एक नई मशीनरी परचेज करी, कब करिए स्टूडेंट्स, तो देखिए इसने कहा ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एक नई मशीनरी हैड जो खरीदी थी, हैड मतलब पास्ट टेंस, जो 31 अक्टूबर 2021 को खरीदी थी 10 लाख के लिए। एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हमने उस पर क्लेम किया था, उसका डेप्रिसिएशन रेट क्या था, वो था 15%। कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अवेलेबल टू द असेसी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। डेप्रिसिएशन निकालना है और डब्ल्यूडीवी स्टार्ट करें। आइए स्टूडेंट, तो देखो क्या करना है हमें। जब भी हम पहले डब्ल्यूडीवी निकालते हैं, कैसे निकलती है, तो जो हमारे पास ओपनिंग डब्ल्यूडीवी होती है प्लस जितनी परचेज करी माइनस जितनी सेल करी, ध्यान आ गया। सो व्हाट इज ओपनिंग डब्ल्यूडीवी हेयर, 30 लाख। ध्यान से करेंगे, ठीक है। दो कैटेगरीज हैं, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यूडीवी लगा दी। अब पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है, तो डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग द एडिशनल डेप्रिसिएशन जो उसको मिला था 4.75 लाख था, यस, ठीक है। तो यानी हमारे पास 1 अप्रैल 2022 को ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया, 25.25। अब ये क्या है, देखो ध्यान से। इसने स्टूडेंट्स यहाँ पर कहा हमें कि डब्ल्यूडीवी उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है 31 मार्च 2022 को 30 लाख है और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। सो वी आर अज्यूमिंग कि उसने ये डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करा, यानी उसने क्या किया, विदाउट अप्लाइंग द डेप्रिसिएशन उसने 31 मार्च 2022 को वैल्यू लिख दी 30 लाख की। अब पिछले साल का डेप्रिसिएशन तो उस साल अलाउड हुआ होगा ना, 31 मार्च 2022 को प्रीवियस ईयर 21-22 का डेप्रिसिएशन करोगे अलाउड, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2022 का, यस। माइनस कर दो, कितना है 4.75, क्लियर, यस। सो हमारे पास ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आ गई 1 अप्रैल 2022 की, ठीक है। क्योंकि 31 मार्च को डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, वो गया, नेक्स्ट डे आया 1 अप्रैल को। फिर जितनी असेट्स खरीदी हैं उनकी वैल्यू ऐड कर दे। एक उसने खरीदी है न्यू मशीनरी 1 सितंबर 2022 को। अब यहीं से माइंड में रखना भाई 180 डेज वाली कैटेगराइजेशन क्या चल रही है, कि पूरा डेप्रिसिएशन या हाफ। फिर 1 दिसंबर को खरीदी है और कंप्यूटर परचेज करा है, क्या उसने कोई एसेट सेल करी है, नहीं मैम उसने कोई भी एसेट सेल नहीं करी क्वेश्चन में। तो लेकिन करी चाहे नहीं करी, हम फॉर्मेट पूरा कर कर दिखाएंगे, बहुत प्रोफेशनल इम्पैक्ट पड़ता है। तो लेस असेट सेल नील, रिटर्न डाउन वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इस रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर देखते हैं कि हमें डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है। पहला तो है नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो डब्ल्यूडीवी पे लग जाएगा, यानी प्लांट एंड मशीनरी 25.25 लाख, 15% का 3.79, जो उसने 1 सितंबर को खरीदी थी यानी मोर देन 180 डेज, यस, तो 15%। फिर बात आई उसके पास यहाँ पर कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या, हम जो उसने 1 सितंबर को खरीदी एक तो उस पर मिल गया, ठीक है, तो 20%। यहाँ पर अब स्टूडेंट्स बात आती है हमारे पास, जो उसके पास बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन है। अब ये पॉइंट क्या है, ये ध्यान से समझना। उसने यहाँ आपको बोला था, जो मैंने आपको हैड वाला पॉइंट बताया था, कि ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022 एक नई मशीनरी खरीदी थी 31 अक्टूबर 21 को, यानी स्टूडेंट 31 अक्टूबर 21 को खरीदी, लेस देन 180 डेज, तो यानी एडिशनल डेप्रिसिएशन उसको कितना मिला होगा, उसने क्लेम तो किया था उसका हाफ। क्या खरीदी थी, प्लांट एंड मशीनरी, यानी स्टूडेंट उसको वहाँ पे क्या मिला होगा, 20% की जगह खाली 10% उसने क्लेम किया होगा। अब ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, बच्चा हुआ 10% इस साल क्लेम करेगा तो करवा दें क्लेम। आइए, तो यहाँ उसने अब क्या किया स्टूडेंट, 10 लाख की मशीनरी 20% का 50% दैट इज 10% वो यहाँ पे क्लेम कर लेगा, ओके। अब ये कैटेगरी थी हमारे पास उन असेट्स की जो कि इस साल मोर देन 180 डेज के लिए यूज हुए। आप चाहो तो साथ में भी कर सकते हो। नाउ जो लेस देन 180 डेज के लिए है, मशीनरी जो दिसंबर में खरीदी थी कितना लगेगा, 8 लाख का 15% नॉर्मली लगता है, यहाँ 7.5%। कंप्यूटर जो परचेज किया था दैट इज़ अ टोटल डेप्रिसिएशन। अब नाउ द फर्स्ट केस आप इस तरीके से कर लीजिए, सेकेंड केस, और जितना मैंने बोला बस उतने नोट्स में लिखना है और कुछ नहीं। सेकेंड केस यू हैव दिस, क्या करो आप, जब नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ये देखो किस तरीके से कर सकते हो, दैट विल बी इन फैक्ट मोर इजी फॉर यू। डब्ल्यूडीवी निकाल ली, नॉर्मल डेप्रिसिएशन जब लगा रहे हो वहीं पे लिख दो
भाई ये WDV है, ये असेट मोर देन 180 डेज परचेज है, ये असेट लेस देन है। वहीं पे करोगे तो आपकी डबल मेहनत बच जाएगी। सो अगेन जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, आई विल सजेस्ट जैसा मैंने आपको इलस्ट्रेशंस में करवाया था एक एक साथ वैसे ही कर देना, तो आपको ये दोबारा से कैटेगराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। मिस्टर अभिमन्यु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ही ऑप्ट्स टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन WDV। उसने कहा भाई मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, और वो कौन से बिजनेस में लगा हुआ है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, नेक्स्ट इज उसने आपको यहाँ से बताना है कि वो कितना डेप्रिसिएशन उसको अलाउेबल होगा। अज्यूम करना कि उसने सेक्शन 115 BSc नहीं लिया, यानी कोई डिडक्शन डिसअलाउ नहीं कर रहे। WDV थी 31 मार्च 2022 को, 15% रेट लगता है 50 लाख, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 7.5 लाख। तो यानी ये तो हमें पता चल गया कि ये वाली जो उसकी वैल्यू दी है ना, वो उसकी क्लोजिंग WDV है, जिसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक नई मशीनरी परचेज करी है 12 अक्टूबर को। ओके, मशीनरी इंपोर्ट करवाई है। अब इंपोर्ट करवाने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि वो वहाँ पर पहले यूज़ भी हो गई है या नहीं। ये देखो, मशीन हैड बीन यूज ओनली इन कोलंबो अर्लियर, SSC ने पहली बार इंडिया में यूज़ करी है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट लगेगा। नया कंप्यूटर जो उसने जनरेशन विंग में ही लगाया है। ठीक है, सभी असेट्स अकाउंट पे चेक से है, तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैम बुक के तरीके से करें, नहीं जैसे अभी इलस्ट्रेशन नंबर 1 करी सेम ऐसा ही करो। मैंने आपको पॉइंट समझा दिए, आपका आंसर सेम आएगा। फिर भी कोई क्वेरी आई सो यू कैन आस्क मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। एग्जामिन विद रीजंस कि यहाँ पर अलाउबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ये ध्यान रखना, एक मानव को जो होलसेलर डीलर है कमोडिटीज़ का, उसने ये सब काम किया है। उसने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करवाई स्कूल बिल्डिंग की इन कंप्लायंस विद CSR एक्टिविटीज़। व्हाट आर द CSR एक्टिविटीज़? लॉ में पढ़ते हैं ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ से हमें इतना तो पता चल गया भाई CSR के लिए इनकम टैक्स में कुछ तो अलग रूल्स होंगे। सही बात है स्टूडेंट। तो सेक्शन 37 मैंने आपको पढ़ाया था, क्या बात करी थी हमने वहाँ पर? सेक्शन 37 रिलेटेड टू CSR एक्टिविटी। अब देखो स्टूडेंट, सेक्शन 37 में मैंने आपको एक तो ये पढ़ाया था कि अगर कोई भी CSR एक्टिविटी कर रहा है तो वो सोसाइटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है, बिजनेस की उसको डिडक्शन कैसे मिल सकती है? तो उसको यहाँ डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेकेंड, मैम और कुछ रीज़न है जो डिडक्शन नहीं मिल रही। हाँ स्टूडेंट्स, कैपिटल नेचर का कोई खर्चा हो या पर्सनल नेचर का कोई खर्चा हो, क्या उस पर डिडक्शन मिलती है? नहीं मिलती। ठीक है, सेकेंड आ जाओ, पर्सन ने बिल्डिंग परचेज करी, इसको वेरी इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना CSR वाले को। CSR का एज पर सेक्शन 37 यहाँ डिडक्शन नहीं मिलती। क्लियर? क्योंकि उसका बिजनेस का खर्चा नहीं है। सेकेंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, उसने बिल्डिंग परचेज करी है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। क्या डिडक्शन अलाउड है? क्या बताओ स्टूडेंट, क्या बिल्डिंग पर सेक्शन 35 AD में डिडक्शन अलाउड थी या नहीं थी? यस, टेल मी वेरी फास्ट। यस मैम, अलाउड थी। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, उसने जितना अमाउंट लगाया है, कितना लगाया, 4.5 लाख रुपए, 100% डिडक्शन अलाउड एज पर सेक्शन 35 AD लिख देंगे। स्पेसिफाई कर देना कि बिल्डिंग का खर्चा अलाउड होता है। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को लोन पे कर दिया जो कि रेजिडेंट है 50,000, इस पर टैक्स डिडक्ट नहीं करा। सेल थी 202 लाख यानी 2 करोड़ से अबव। मिस्टर एक्स ने भी कोई इंटरेस्ट पे नहीं करा। सो आई होप ये क्वेश्चन तो आप सबको पता ही है, अभी इससे प्रीवियस सेशन में मैंने आपको करवाया था। सेक्शन 194A क्या कहेगा स्टूडेंट्स कि 30% की डिडक्शन शेल बी डिसअलाउड। क्लियर? कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे किया है 20,000 का, सेल ऑफ बुलियन पे। बुलियन मतलब होता है जो गोल्ड बार्स होते हैं, गोल्ड के बिस्किट वाला। अब स्टूडेंट्स इस केस में कभी भी अगर कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे होता है तो इज इट अलाउेबल डिडक्शन? क्या पढ़ा था हमने, जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे किया जा रहा है उन टैक्सेबल कॉमोडिटीज़ के लिए जो कि उसका बिजनेस का काम है, तो हाँ दैट विल बी अलाउड। इट मीन स्टूडेंट, उसने जो कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे किया है, अगर उसने उस कॉमोडिटी से जो इनकम आ रही है उसको अपनी बिजनेस इनकम माना था, तो अब जो उसकी डिडक्शन है वो भी अलाउड होगी। तो दिस पैरा इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एज पर सेक्शन 36 कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स तब हम अलाउड होगा
अगर उसने उससे जो इनकम आ रही थी उसको अपनी बिजनेस इनकम माना, तभी तो बिजनेस से अलाउड करो। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट, एग्जामिन विद रीजंस फॉर द फॉलोइंग सब डिविजन्स। क्या ये सही है या गलत है स्टेटमेंट्स? पहला, फॉर अ डीलर इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, उसने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे किया है। एक डीलर है जो कि शेयर्स और सिक्योरिटीज़ में डील करता है, उसने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर कुछ एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे किया है। क्या अलाउड है? यस। नॉर्मल डीलर होता नहीं, अगर नॉर्मल पर्सन होता नॉट अलाउड, लेकिन सेक्शन 36 ने कहा टैक्स पे कर रहे हो किसी भी तरीके का, लेकिन अगर वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है ना तो अलाउड है। वेयर अ पर्सन फॉलोज मर्सल्टाइन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक एक्सपेंडिचर किया उसने 25,000 का, जो कि उसको अलाउड हो गया अक्रूवल बेसिस पे। लेटर ईयर में इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड एक्सपेंडिचर एसएससी ने 25,000 की पेमेंट तो कर दी, लेकिन क्रॉस चेक से। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, उसने कहा 25,000 को क्या हम दोबारा से प्रॉफिट मानेंगे एज पर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3A? क्या था वहाँ पर कि वहाँ पर हमने बात करी थी सेक्शन 40A सबसेक्शन 3A पे कि उसको जब पेमेंट करनी है मर्सल्टाइन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मैंने मोड्स बताए थे आपको, एक तो अकाउंट पे, चेक अकाउंट पे, बैंक ड्राफ्ट, ईसीएस, या वो 8 मोड्स, उनसे पेमेंट नहीं करी, पहले डिडक्शन ले ली, उनसे पेमेंट नहीं करी, तो हाँ अब हम उसको उसकी इनकम मान लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, दे आर वेरी इजी, दे आर योर होमवर्क, करके देखो, कहीं कोई डाउट आया तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन अबाउट कि भाई रीजंस के साथ बताना है, ये सब भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको ये दोबारा भी कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 5, बट इन आर नेक्स्ट सेशन। एंड ये स्टूडेंट दीज आर द एडिशनल सेशंस। ठीक है, ये आप सबकी रिक्वेस्ट पे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो मैं मैक्स हर क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। ओके, चलो, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन।